स्पाइन सीधी, हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद प्रार्थना। ओम ओम वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाने। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निज दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस दिव्य भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का नंदन है, स्वागत है। हमारे बीच में मैडम सुषमा ओझा जो आज की फैकल्टी हैं वो उपस्थित हैं, और आज टीचर्स डे भी है। मैं उनका पुनः अभिनंदन करता हूं और टीचर्स डे पे उनको बधाई देता हूं। हमारे बीच में वर्षा श्रीवास्तव के अध्यक्ष उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। धनंजय सिंह हमारे कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। M.K. यादव जी उपस्थित हैं, वो हमारे संगठन के प्रमोटर हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट केरल से जुड़े हुए हैं, सागर के नाम से है लेकिन उस अपने ओरिजिनल नाम से जुड़ा करिए, तो उनका स्वागत है। सुधा पाठक जी हमारे सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, वो उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, वो हमारे संगठन की, हमारे ट्रस्ट की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। और एक और भी, 2 लोग हैं, एक और कोई है जो भी नाम उनका नहीं आ रहा है, लेकिन वो उनको भी स्वागत है। हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। समवायी फाउंडेशन के नाम से हम लोग यहाँ पर अपना ट्रस्ट चलाते हैं। हम एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान के 3 मनीषियों के ऋणी हैं। वे हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर,
दूसरे हैं वर्तमान अध्यक्ष श्री JP अग्रवाल साहब, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ साहब। इन मनीषियों के अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से भी शिक्षा ग्रहण किया है, उनके भी हम कृतज्ञ हैं। और आज उन सबको इस शिक्षक दिवस में सबको शुभकामनाएं, बधाइयां दे रहे हैं, उनके प्रति अपना आदर प्रकट कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जो उनका आशीर्वाद हमें अभी तक मिलता रहा है, ऐसा आशीर्वाद हमें आगे भी मिलता रहे। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि जो उन्होंने कोई अलग जगाई थी, उन्होंने कोई यज्ञ में आहुति डाली थी, उस आहुति में आपका योगदान हो, और इस विधा के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा हो सके। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपका पुनः अभिवादन कर रहे हैं। हमारे बीच में मैडम सुषमा ओझा उपस्थित हैं, तो आज की क्लास उन्हीं के लिए है, और वो चाइनीज में अपने पुराने विषय लाइफ सब्सटेंस से आगे बढ़ेंगी। ओवर टू सुषमा ओझा जी मैडम, मैं उनको शेयर कर दे रहा हूँ। सर लाइफ सब्सटेंस तो पिछली बार खत्म हो गया था ना? खत्म हो गया था? हाँ सर, हो गया था पूरा, देखिए। हाँ सर, पूरा हो गया था। हमें लगता नहीं हुआ था, मुझे लग रहा नहीं हुआ था मैम। ये सब तो ले लिए थे ना? नहीं, पूरा नहीं हुआ था शायद। कहाँ पे खत्म हुआ था, कोई बता पाएगा? बता रहा हूँ। ये पेज नंबर 58 से स्टार्ट होगा क्या? ये हाँ, हाँ आपका मैडम जो है युवान सोर्स पॉइंट प्रकट होना 57। हाँ, यूएन वही 57 पे है। हाँ, ये जो है यहाँ पर आप पढ़ा रही थी, युवान सोर्स पॉइंट पर प्रकट होना, ये हाँ, हाँ, 7 पेज नंबर 57। हाँ, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। युवान सोर्स पॉइंट। तो युवान सोर्स पॉइंट को ओरिजिनल की भी कहा जाता है, और ये हमारी जो दोनों किडनी है उसके मध्य में इसका स्थान है, और इसको गेट ऑफ वाइटैलिटी भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि युवान सोर्स का दूसरा नाम क्या है? यू कैन से गेट ऑफ वाइटैलिटी। और ओरिजिनल की क्या है? ये जीवन का सत्य है, मतलब किस तरह हम अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्या हम ले रहे हैं, कैसी हमारी दिनचर्या, वही हमारी ओरिजिनल की है। लिखा है कि ओरिजिनल की ट्रिपल वार्मर के माध्यम से सभी मेरिडियंस एवं इंटरनल ऑर्गन्स में पहुंचती है। ओरिजिनल की कहाँ से पहुंचती है? ट्रिपल वार्मर मेरिडियन के माध्यम से ये पूरे शरीर में हमारा जो मेरिडियंस है उसकी मदद ले रही है, और इंटरनल ऑर्गन जो भी है सब पे ये ओरिजिनल की पहुंच रही है। ओरिजिनल की जहां जहां जा रही है उन बिंदुओं पर शरीर के मेरिडियंस में अंदरूनी ऑर्गन्स को में जाकर रुकती है, और उसको ऑर्गन सोर्स पॉइंट या युवान सोर्स पॉइंट कहते हैं। उसका ये अपना पॉइंट है। अगर किसी मेरिडियन में हमको किसी ऑर्गन को हमको देखना है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, काम करते करते हमारे ऑर्गन थक जाते हैं, उनमें डेफिशिएंसी आ जाती है। तो अगर हमारे अपने ऑर्गन्स को हमको रेजुनेट करना है, यानी उनकी ऊर्जा बढ़ाना है, यही युवान सोर्स पॉइंट या ऑर्गन सोर्स पॉइंट को हम लोग टोन करते हैं। कभी भी ऑर्गन सोर्स पॉइंट को सिडेट नहीं करते, हमेशा टोन करते हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास 12 मेरिडियंस हैं, और हर मेरिडियन के अपने अपने युवान सोर्स पॉइंट हैं। तो अगर हमको ओरिजिनल की पे ओरिजिनल की का क्या मतलब होता है? जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अगर बीमार हो रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। तब हम युवान सोर्स पॉइंट या ऑर्गन सोर्स पॉइंट को लेते हैं और उस ऑर्गन का ट्रीटमेंट करते हैं।
अब यहाँ पे दिया गया है कि कंसेप्शन वेसल C4, 5, 6 और 7 पर उपचार देके या मोक्सा कर ओरिजिनल की पर उपचार दिया जाता है। तो 4 पॉइंट है, CV4, CV5, CV6 और CV7। तो यहाँ मोक्सा, मोक्सा मतलब अगर चाइना में क्या किया जाता है कि वहाँ पे एक तरह का सिगार की तरह होता है, तो उसको जला के वहाँ पे मतलब बर्न नहीं तो नहीं कहेंगे, मतलब वहाँ पे जैसे धूप बत्ती होती है ना, उस तरह वहाँ पे ट्रीटमेंट करते, ओरिजिनल पॉइंट पे ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर खेमका जी का कहना है कि अगर आप मोक्सा नहीं करना है तो आप वहाँ पे रेड कलर लगा सकते हैं, या तो अदरक, अदरक को लीजिए और उसको एकदम थोड़ा सा चाकू की तरह थोड़ा सा उसका वो बना लीजिए, धार बना लीजिए, और उस पॉइंट को थोड़ा सा तवे पे अदरक को सेक के उस पॉइंट पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओरिजिनल पॉइंट है CV4, CV5, CV6 और CV7। ये सब सारे एब्डोमिनल एरिया में नीचे की तरफ रहेंगे। अगर इस पर हम उपचार देंगे तो ओरिजिनल की हमारा क्या होगा, अच्छे से एक्टिवेट होगा, मतलब अच्छे से काम करेगा। अब गवर्निंग वेसल GV4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां पे ओरिजिनल की हमारी, वहीं से हमारी ओरिजिनल की निकलती है GV4। और ये स्थान कहाँ पे है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, दोनों किडनियों के मध्य में ये ओरिजिनल की है। और GV4 पर उपचार देकर हम ओरिजिनल की का उपचार कर सकते हैं। तो अगर आगे के पोर्शन में हमको इलाज देना है तो CV4, 5, 6 एंड 7, और बैक पोर्शन में हमको इलाज देना है तो GV4। और हमेशा हमको और युआन सोर्स पॉइंट को या ऑर्गन सोर्स पॉइंट, दो इसके नाम है, युआन सोर्स पॉइंट एंड ऑर्गन सोर्स पॉइंट इज वन एंड द सेम। इसको हमेशा हम टोन करते हैं, कभी भी सिडेट नहीं करते, या तो टोन करेंगे या तो फिर हम रेड कलर लगाएंगे। ठीक है। अब शरीर में रक्त बनने का कार्य आपको पता होना चाहिए कि जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमारा रक्त का निर्माण होता है, और इस रक्त के निर्माण में कौन मदद करता है, ये ओरिजिनल की मदद करती है। तो अगर हमारे शरीर में रक्त कम बन रहा है तो इसका मतलब है जो हमारा फूड की है, जो हम खाना खा रहे हैं, हमको स्प्लीन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट दैट इज SP3 को हमको टोन करना है, और हार्ट के ऑर्गन सोर्स पॉइंट यानी H7 उसको भी टोन करना है, और किडनी, ये इन तीनों के ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करना है, जिससे हमारे बॉडी में अच्छे से कार्य कर सके। तो क्या लेंगे हम, K3 लेंगे, क्या लेंगे, H7 लेंगे, और किडनी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या है, कोई बता सकता है? किडनी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या है? K3 मैम, K3 मैम, एंड K3 हाँ मैम। हाँ, तो सुन लिया। जो हमारे शरीर में, का आवाज कभी तेज कभी कम हो रहा है। कभी बिल्कुल नहीं आ रहा है, कभी बहुत ज्यादा तेज हो रहा है। अभी आ रहा है हाँ आ रहा है। ना? तो SP3, H7 और K3, ये तीनों पॉइंट को हमको टोन करेंगे तो जो हमारे शरीर में जो रक्त बनने की प्रक्रिया है वो ठीक हो जाएगी। मतलब खाना भी हम अच्छा खा रहे हैं, फिर भी यानी ब्लड नहीं बन रहा है, तो लिख लीजिए पॉइंट K3, SP3 एंड H7, ये तीनों पॉइंट को हमको दोनों हाथों में टोन करना है ब्यूल मेरिडियन में। ठीक है। अब भूख की और फूड की, ये एक्चुअली ये सारे शब्द क्या है, चाइनीज शब्द हैं। ठीक है। तो हम बात करेंगे खाली फूड की। जैसे हमें पता है कि हम खाना खाते हैं और वो खाना कहाँ जाता है, आमाशय यानी स्टमक में जाता है, और यहाँ पे
4 घंटा स्टमक में खाना हमारा 4 घंटा रहता है। वहां पे क्या होता है, पकता है, तड़ता है, जो भी है, मतलब जो भी हम खाना खा रहे हैं, कितना भी हम कढ़ाई में उसको भूंज रहे हैं, कितना भी क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारा आमाशय क्या बोलता है, ये खाना रॉ है, रॉ यानी कच्चा है, तो वो हमारे स्टमक में 4 घंटा रहता है। और उसके बाद इस फूड की का रूपांतरण कौन करता है, क्लीन करता है। ठीक है, रहता तो है स्टमक में, लेकिन इसका रूपांतरण कौन करता है, क्लीन करता है। तो है वो चेस्ट, तो हमारे क्या है, 2 ऑर्गन है, लंग्स हैं, तो वहां पे ये फूड की जा रही है और वहां पे शुद्ध वायु उसको मिलता है लंग्स से, तो वहां पे क्या बन जा रहा है, गैदरिंग की बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, आवाज आ रही है, आवाज अब आ रही है, धीमी आ रही है, कभी धीमी मैम कभी 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 जी धीमी। कभी तेज हो रहा है, कभी धीमा हो जा रहा है बिल्कुल। लीजिए थोड़ा सा। तो लग रहा है आवाज तो सही आना चाहिए। तो हार्ट में रूपांतरित होगा। नहीं आ रहा है, मेरे आज ब्रेक हो रहे हैं। हेलो, नहीं मैम नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं आ रही है, धीमी आ रही मैम। सिग्नल तो पूरा है। आवाज ब्रेक हो रही है। यहाँ से आवाज आ रही है, हाँ सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर। कहीं से मैम की आवाज कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही है। हाँ, वो थोड़ा सा वो कहीं वो होगा, डिस्टरबेंस होगा उसका। नहीं, अब नहीं बोल रहे, नहीं बेटा। हेलो, मैम दोबारा डिस्कनेक्ट होकर के दोबारा ज्वाइन करिए, डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करिए मैम। अब आ रही है आवाज? आ रही आ रही अच्छा, सबको आ रही है ना आवाज अब? आ रही। हाँ अच्छा, मैम।
अच्छा, पेज नंबर 58 हम लोग पढ़ रहे थे। तो हार्ट में क्या कर रहा है, फूड की वहां पहुंच के ओरिजिनल की से मिलके हार्ट को मजबूत कर रहा है फूड की, ठीक है। तो स्प्लीन फूड की को बनाती है और इसके कई प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। जैसे गन्ना है, गन्ना को जब पेरा जाता है तो उसकी गंदगी निकलती है ना, तो उसी तरह जो हमारा खाना है जब हम खाते हैं तो उसके प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारा क्या है, फूड की यानी एनर्जी है, और ये कहाँ पे जा रही है, छाती में, यानी स्प्लीन छाती में इसको भेज रही है। तो स्प्लीन से जो शक्ति मिल रही है उसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ रेजिंग। स्प्लीन से जो शक्ति मिल रही है उसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ रेजिंग। तो स्प्लीन क्या करेगा, स्प्लीन की क्या करेगा, ऊपर की ओर छाती में की को ले जाएगा, और इसमें रेजिंग शक्ति मतलब होल्ड करने की कैपेसिटी होगी। और अगर स्प्लीन नीचे की ओर जाने लगती है तो व्यक्ति को डायरिया होने लगता है। तो हमेशा कहीं भी हमारे शरीर में कोई ऑर्गन लटक रहा है, जैसे यूट्रस कोलैप्स हो जाता है, और इवन कहते हैं लोग कि कभी कभी जो है यूट्रस बाहर भी आ जाता है। ये इसका कारण क्या है, इसका कारण स्प्लीन है। स्प्लीन जिम्मेदार है। अगर स्प्लीन आपका कायदे से काम कर रहा है तो फूड की को क्या करेगा, छाती में लंग्स की तरफ भेजेगा और हर चीज को रेज करेगा, लिफ्ट करेगा। अगर वही फूड की नीचे की ओर जाने लगेगा स्प्लीन के माध्यम से तो क्या बीमारी हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा। अब गैदरिंग की और एसेंशियल की, जैसे कि मैं बताना चाह रही हूँ कि स्प्लीन की क्या कर रहा है, भोजन को फूड की में बदलकर फेफड़े को भेजता है। और फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा क्या करता है, फूड की को शुद्ध करता है। किसके माध्यम से, जो उसके अंदर शुद्ध वायु है उससे फूड की को शुद्ध करता है। तो इसको बोला जाता है गैदरिंग की। और जब गैदरिंग की अच्छे से परिशोषित हो जा रहा है तब क्या होगा, ये कार्य होंगे, क्या होंगे, हमारे हृदय और हमारे फेफड़े को पोषण मिलेगा, वॉइस का नियंत्रण होगा, और वाणी की ओज तेज और शक्ति प्रदान करती है। कभी कभी कोई व्यक्ति आता है उसकी मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है, कितने भी आप बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए, वो ऐसे ऐसे बुदबुदाएगा कि कान तक उसकी आवाज नहीं जाती है, ठीक है। ये गैदरिंग की हमारे हाथों पैरों का रक्त संचरण करता है, और ये हमारा जो फेफड़ा है उसमें श्वसन का जो नियंत्रण है उसमें ये गैदरिंग की करता है। तो ये एज ए क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि गैदरिंग की क्या क्या कर रहा है। देखिए इसके कितने नाम है, जोंग की, गैदरिंग की, एसेंशियल की और एयर की। तो इसका काम क्या है गैदरिंग की का, हृदय में और फेफड़े को पोषण देना, वॉइस का नियंत्रण करना, हमारे वाणी में ओज लाना यानी ताकत लाना, और हमें शक्ति प्रदान करना, और हमारे हाथों पैरों में रक्त का संचरण होना अच्छे से, और हमारे जो फेफड़े हैं उसमें श्वसन और की के नियंत्रण में मदद करना। अगर यही गैदरिंग की नीचे की ओर जाने लगे या न प्रवाहित हो तो क्या होगा, हमारी जो है रक्त वाहिनियां में रक्त रुक जाएगा और हाथों पैरों में रक्त सप्लाई घट जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी किसी के हाथ पैर बहुत ठंडे होते हैं, गर्मियों में भी हाथ पैर ठंडे होते हैं, इसका मतलब वहां पे ठीक से रक्त का सप्लाई नहीं हो पा रहा है। इसके कारण गैदरिंग की वहां पे अच्छे से रक्त का सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा, इसीलिए हाथ पैर ठंडे हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि गैदरिंग की और ओरिजिनल की एक दूसरे को मदद करती है, ठीक है। तो ओरिजिनल की का काम क्या है, नीचे की से ऊपर की ओर प्रवाहित होना,
और श्वसन खासकर इनहेलिंग में मदद करना, मतलब सांस लेने में। दो तरह से हम सांस लेते हैं, सांस लेना और छोड़ना। अगर आपने योगा किया होगा तो योगा में क्या होता है, सारा यही प्रक्रिया होता है, सांस लेना और छोड़ना। तो कौन दे रहा है, गैदरिंग की। ये क्या कर रहा है, जब ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो किडनी तक जाकर उसको शक्ति प्रदान करता है। कौन शक्ति प्रदान करता है, गैदरिंग की। तो इस प्रकार यह दोनों की हमारे शरीर में क्या दे रही हैं, ऊर्जा दे रही हैं और शक्ति दे रही। पूरा एक चक्र बना हुआ है गैदरिंग की का। और ये दोनों मिलके, गैदरिंग की और ओरिजिनल की मिलके क्या हो रही है, ये श्वास का भी एक चक्र पूरा कर रहा है। ओरिजिनल की श्वास लेने में मदद करती है और गैदरिंग की श्वास छोड़ने में मदद करती है। ओरिजिनल की मतलब श्वास लेना और गैदरिंग की मतलब श्वास छोड़ना। आवाज अब आ रही है सबको, आवाज आ रही यस है? मैम। आ रही है। हाँ मैम आ रही। अच्छा, तो जैसे ही हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन से जो भी हमें पोषण मिल रहा है, यानी जो भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो क्या है, हमारे ऊर्जा का स्रोत है। मतलब ऊर्जा वहीं से हमको मिल रही है, भोजन से ही। और इस प्रकार हमारी गैदरिंग की और हमारी ओरिजिनल की क्या है, एक तरह का समुद्र है ये। तो सांस क्या है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। तो ऑक्सीजन लेके हम क्या करते हैं, अंदर भेजते हैं और हमारा रक्त क्या कर रहा है, रक्त के माध्यम से शरीर के हर एक सेल तक इस ऑक्सीजन को पहुंचाना है। तो क्या कौन काम कर रहा है यहाँ पे, गैदरिंग की काम कर रही है। तो अगर आपको अनुलोम विलोम करना है तो LU7, LU9 और LU3 श्वास छोड़ने के काम में मदद करती है और K6 और K7 श्वास लेने में मदद करती है। और CV17 क्या कर रहा है, श्वास लेने और छोड़ने दोनों कार्य में मदद करती है। तो प्राणायाम के द्वारा भी गैदरिंग की प्राप्त की जाती है। तो ये पॉइंट आप लगा सकते हैं। K6, K7 श्वास लेने में मदद करती है और LU7, LU9, LU3 श्वास छोड़ने में मदद करती है। और CV17 ये श्वास लेने और छोड़ने में दोनों में मदद करती है। तो अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो ये पॉइंट भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब है गैदरिंग की के बाद कौन आ रहा है, न्यूट्रिटिव की और इनक्वी। अब न्यूट्रिटिव की क्या है, ये हमारे जो शरीर के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं और जो शरीर संपूर्ण हमारा शरीर है उसको ये पोषण देता है। इसका नाम ही है न्यूट्रिटिव की। न्यूट्रिटिव मतलब पोषण देना। तो शरीर के हमारे अंदर के ऑर्गन्स और शरीर को पोषण देना। तो जो भी हमारे शरीर में पोषण है वो हमको कैसे पता चलता है, हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं कि उनके माध्यम से ये बहती रहती है। देखा जाए तो ये फूड की का, जो फूड की यानी जो हमने खाना खाया है उसके द्वारा ये उत्पन्न होती है न्यूट्रिटिव की। तो इससे क्या होगा, हमारे नए रक्त जो भी हमारे शरीर में है उसका पोषण शक्ति का भंडार होता है। तो इस पोषण शक्ति को न्यूट्रिटिव क्यू कहते हैं। अब पेज नंबर 60 लिखा है कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में न्यूट्रिटिव क्रियाशील हो जाती है और संबंधित ऑर्गन में जाकर उसे पोषण देती रहती है। मतलब जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो जो भी हम फूड की ले रहे हैं उस हिसाब से हमारा न्यूट्रिटिव की काम करेगा। अगर हम अच्छा पौष्टिक खाना खा रहे हैं तो न्यूट्रिटिव की हमारा अच्छे से काम करेगा। अगर हम चाउमीन, मैगी, बर्गर, पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो आपने ध्यान दिया होगा सबने कि आजकल के बच्चों में भले उनको एक जगह बैठा के उनको फ़ोन दे दीजिए, लैपटॉप दे दीजिए, कंप्यूटर दे दीजिए, जो भी दे दीजिए, वो बैठ के काम कर लेंगे। लेकिन उनको अगर बाजार ले जाइए 2 घंटे बाद बोलेंगे चलो मम्मी घर चलो, अब पैर दर्द कर रहा है। ये सबके साथ हो रहा है। 2 घंटे में ही वो लोग थक जा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, फूड की के रूप में क्या खा रहे हैं। जब फूड की अच्छा नहीं ले रहे हैं, मतलब भोजन अच्छा नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो न्यूट्रिटिव की भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है ना आप लोग को? यस मैम, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा पढ़ा रही मैम आप। नहीं, देखिए, कहते हैं कि अगर जो आप लोग हैं स्टूडेंट, अगर वो अच्छे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो हम लोग फेल हो जाते हैं। नहीं नहीं मैम, आप इतना अच्छा समझाती हैं कि बहुत अच्छा से समझ में आता है। खेमका जी बोलते थे ना कि अगर स्टूडेंट फेल हो रहा है तो स्टूडेंट नहीं फेल होता है, वो फेल होता है, स्टूडेंट कभी नहीं फेल होता है। आप लोग ने अच्छा नहीं मैम आप और सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, चलिए, आप लोग को एक्चुअली ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा पेचीदा है ये नहीं पेचीदा। मैम, आप पढ़ाती है तो बिल्कुल एकदम दिमाग में घुस जाता है। चलिए, अच्छा है। तो हमने पढ़ा ओरिजिनल की। बस याद हो जाता है, बस जैसे लगता है याद हो गया, बाद में भले ही भूल जाते हैं लेकिन उस टाइम याद हो जाता है। तो हम लोग ने पढ़ा ओरिजिनल की, फूड की और न्यूट्रिटिव की। ये सारे देखिए क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं आप लोग को, ठीक है। अब पांचवा है डिफेंसिव की और वे की। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा की है वो बाहरी एटमॉस्फेयर, अंदर का, शरीर के अंदर का एटमॉस्फेयर, इसमें अगर बैलेंस होगा तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। आपको पता है हम लोग क्या 4 सीजन है, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद ठंडी, ठंडी के बाद फिर गर्मी, मतलब लगातार ये चक्र चलता रहता है, ठीक है। तो लिखा है कि जो डिफेंसिव की है, ये हमारे शरीर की जो बाहरी परत है, जो चर्म है हमारा, उसके नीचे से ये बहती है। कहाँ से बहती है? शरीर का जो बाहरी परत है, जो उसमें चर्म है, चर्म यानी स्किन, उसके नीचे से ये बहती रहती है। तो बाहरी में क्या हो रहा है? कोल्ड, हीट, विंड। तो ये क्या करती है? हमारे शरीर को, शरीर की रक्षा करती है। तो ये जो हमारा स्किन है, ज्यादा गर्मी हो रहा है, आर्द्रता है, तो ये सारा क्या करी? सारा ये ले रही है। आपको पता होगा, अगर आप माइक्रोस्कोप से अपना स्किन देखेंगे तो इसमें क्या पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं। और ये क्या कर रही? सांस, हमारा स्किन भी सांस लेता है। तो ये क्या कर रहा है? पसीना, अगर गर्मी बहुत है तो पसीने को क्या करेगा? शरीर को बाहर निकालेगा। आपने देखा होगा जब हम लोग को बुखार हो जाता है और अगर हम लोग कोई दवाई खा लेते हैं, तुरंत क्या होता है? पसीना होने लगता है। कैसे? वो जो ताप है जो शरीर का, वो बाहर हो जाता है। फेफड़ा जो है, यानी हमारे जो लंग्स है, वो डिफेंसिव की का नियंत्रण करते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं। तो अगर हमारा फेफड़ा कमजोर है तो डिफेंसिव क्यू हमारा कमजोर होगा। तो ऐसे में व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। यानी कोल्ड विंड का भी अटैक हो जाएगा, हीट विंड का भी अटैक हो जाएगा, और जल्दी जल्दी उसको सर्दी भी लगेगी और गर्मी में गर्मी भी लगेगी। तो किसी का भी अगर वो क्या बोलते, बार बार बीमार पड़ रहा है, इसका मतलब उसका लंग्स का ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि उसका डिफेंसिव क्यू कमजोर हो गया है। तो वहां पे हम लंग्स का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो जब शरीर में डिफेंसिव क्यू घट जाती है तो दिन में पसीना आने लगता है। देखिए, ये भी एक लक्षण है कि अगर दिन में पसीना बहुत आए, इसका मतलब हमारा डिफेंसिव क्यू घट गया है। और डिफेंसिव क्यू क्या है? यांग है। तो इसीलिए शरीर के बाहरी भाग में ये रहती है। तो किडनी यांग डिफेंसिव क्यू का निर्माण करती है। किडनी यांग क्या करती है? डिफेंसिव क्यू को बनाती है। तो इसलिए लंग्स की और डिफेंसिव यांग दोनों को मिलकर बाहरी आक्रमण का प्रतिरोध करती हैं। तो डिफेंसिव क्यू को स्प्लीन और स्टमक से पोषण मिलता है। तो डिफेंसिव क्यू किसका मजबूत होगा? जिसका स्टमक और स्प्लीन मजबूत होगा। अगर किसी का स्टमक और स्प्लीन कमजोर है, इसका मतलब उसका डिफेंसिव क्यू कमजोर है, क्योंकि लंग्स भी वहां पे कमजोर हो जा रहा है। तो इसका मतलब हमको लंग्स का भी ट्रीटमेंट देना है, स्टमक का भी ट्रीटमेंट देना है और स्प्लीन का भी ट्रीटमेंट देना है। तो
सर ने लिखा है कि उपचारक को जानना चाहिए कि स्प्लीन क्या करता है, हमारे भोजन को फूड की में बनाता है, ठीक है। और इस फूड की को क्या कर रहा है, फेफड़ा जो है 2 प्रकार की बना रहा है। फेफड़ा क्या बना रहा है, एक रिफाइंड और दूसरा कोट। तो पहले का नाम है न्यूट्रिटिव क्यू और दूसरे का नाम है डिफेंसिव क्यू। अब न्यूट्रिटिव क्यू क्या कर रही है, ये हमारे मेरिडियंस में रक्त के माध्यम से लगातार बह रही है। और डिफेंसिव की क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, जो हमारा चर्म है, जो हमारे मांस है, उसके माध्यम से ये क्या कर रही है, हमको सुरक्षा प्रदान कर रही है। न्यूट्रिटिव की क्या कर रही है, हमको ताकत दे रही है, और डिफेंसिव की क्या कर रही है, हमको सुरक्षा प्रदान कर रही है। न्यूट्रिटिव की हमेशा शरीर के जो अंदरूनी ऑर्गन्स हैं उसको पोषण देती है, इंटरनल ऑर्गन्स को न्यूट्रिटिव की पोषण देती है। लेकिन डिफेंसिव क्यू क्या करती है, वो शरीर के बाहरी भाग और शरीर को रक्षा प्रदान करती है। तो जैसे विंड है, कोल्ड है, मतलब जैसे जैसे हमारा मौसम बदल रहा है तो ये डिफेंसिव क्यू हमारे शरीर को बचाती है, एक रक्षा कवच है डिफेंसिव क्यू। इवन डिफेंसिव क्यू हमारे शरीर में ह्यूमिडिटी या पसीने का तापमान नियंत्रण करती है। तो अगर व्यक्ति को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, इसका मतलब, या उसको ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है ठंड में, और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही है, तो इसका मतलब वहां पे डिफेंसिव की का उपचार करना चाहिए। कोई व्यक्ति आके कह रहा है कि हमको गर्मी में गर्मी बहुत लग रही है, मतलब एसी भी चालू है, पंखा भी चालू, उसके बाद भी वो कह रहा है कि मुझे गर्मी बहुत लग रही है, इसका मतलब उसका डिफेंसिव की गड़बड़ है। अगर ठंडी में आके व्यक्ति बोलता है कि मुझे ठंड बहुत लगती है, मतलब मैं इतना स्वेटर पहनता हूँ, मैं 2-2 मोजा पहनता हूँ, उसके बाद भी मुझे ठंड लग रही है, इसका मतलब उसका डिफेंसिव की गड़बड़ है। तो हम डिफेंसिव की का इलाज करेंगे, ठीक है। अब हमारे जो शरीर का जो ऊपरी भाग है वो क्या कर रहा है, हमारे जो बाहर से आए आक्रमण, लंग्स की का उपचार करना चाहिए। अगर हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार हम बीमार पड़ रहे हैं, तो हमेशा हमें मैम डिफेंसिव की में कौन सा ऑर्गन मतलब वो होता है, प्रभावित होता है? डिफेंसिव क्यू में लंग्स प्रभावित हो रहा है ना। अच्छा ठीक डिफेंसिव मैम। क्यू में लंग्स प्रभावित, तो हम लंग्स का इलाज करेंगे। बार यस बार मैम कोई ठीक। व्यक्ति मौसम बदलने पे बीमार हो रहा है, इसका मतलब यस उसका डिफेंसिव क्यू गड़बड़ है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, लंग्स की डेफिशिएंसी का पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके जैसे मैम कि थैंक यू। ठंडी में ठंड लग रही है, गर्मी में गर्मी लग रही है, तो गर्मी में बोलेंगे विंड स्पीड और ठंडी में बोलेंगे विंड। ठीक है। वहाँ पे हम थैंक यू। लंग्स का उपचार करेंगे, ठीक है। ओके मैम थैंक यू मैम। ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है। अब शरीर में जो नीचे का भाग है, खास करके यूरिनरी ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन आ गया तो हम किडनी यांग का उपचार करेंगे, किडनी यांग डेफिशिएंसी का उपचार करेंगे, ठीक है। अगर डिफेंसिव क्यू का उपचार करना है तो लंग्स की डेफिशिएंसी का उपचार करेंगे, कहीं लिख लीजिए। और अगर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन आ गया, मतलब यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम किडनी यांग डेफिशिएंसी का उपचार करेंगे। अगर हमारे शरीर में मध्य भाग में इन्फेक्शन आ गया तो हम स्प्लीन और स्टमक का उपचार करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ रिपीट हुआ है कि डिफेंसिव क्यू हमारे शरीर के बाहरी भाग की रक्षा करता है और रात में शरीर के अंदरूनी भाग की रक्षा करती है डिफेंसिव क्यू। तो दिन में अगर क्या हो रहा है, डिफेंसिव क्यू बाहरी भाग में बह रही है और रात में शरीर के अंदरूनी ऑर्गन में, इन ऑर्गन में बह रही है। तो दिन में डिफेंसिव क्यू को बोलेंगे ग्रेटर यांग चैनल। तो ग्रेटर यांग चैनल में 2 ऑर्गन आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर चैनल, और लेसर यांग चैनल यानी ट्रिपल वार्मर एंड गॉल ब्लैडर चैनल। और ब्राइट, मतलब तरह तरह के ये नाम, जैसे जोड़ी बना बना के नाम दिया गया है। और अगर ब्राइट यांग चैनल की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन स्टमक चैनल है,
होकर बहती रहती है। तो प्रातः आंख खोलने के समय डिफेंसिव की यूबी मेरिडियन में रहती है। जब हम सुबह उठते हैं तो डिफेंसिव क्यू कहाँ रहती है? हमारे यूबी में, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में रहती है। और रात में कहाँ कहाँ रहती है? किडनी में, हार्ट में, लंग्स में, लीवर में और स्प्लीन में ये बहती रहती है। तो दिन में कहाँ रह रही है? बाहरी हमारे शरीर की रक्षा करती है। और रात में क्या कर रही है? ये अंदरूनी ऑर्गन, मतलब अंदरूनी हमारे जो इंटरनल इन ऑर्गन्स है उसकी रक्षा ये डिफेंसिव क्यू करती है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। मैम हाँ पूछिए। मैम अभी जो आपने 12 नंबर का बताया है, हाँ दिन में डिफेंसिव पीरियड, ग्रेटर यान चैनल, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर चैनल, तो ये जो पॉइंट नंबर बताया, इसको ट्रीटमेंट के ये पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम यूज कर सकते हैं? आगे बताया मतलब जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा मैम? ये नाम दिया गया है। अगर ग्रेटर यांग चैनल पे हम ट्रीटमेंट देंगे तो उसमें कौन आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर आएगा। अगर हम लेसर यांग चैनल पे ट्रीटमेंट देंगे तो कौन सा 2 ऑर्गन आएगा? ट्रिपल वॉर्मर और गॉल ब्लैडर आएगा। अगर ब्राइट यांग चैनल पे देंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक चैनल आएगा। तो ये 3 तरह के चैनल बनाए हैं। हो सकता है क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि ग्रेटर यांग चैनल में कौन से मेरे ये हैं ऑर्गन हैं, ब्राइट यांग चैनल में कौन से 2 ऑर्गन हैं, और लेसर यांग चैनल में कौन से 2 ऑर्गन। ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है ये। ठीक है, और क्या लिखा है कि हम आँख खोलते हैं तो हमारा डिफेंसिव की कहाँ रहता है? यूबी पर होता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर पे होता है। ठीक है, और मैम ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी तो देखेंगे ना अभी हम लोग, अभी ट्रीटमेंट पॉइंट से देख सकते हैं। अब आइए पेज नंबर 62, की से संबंधित रोगों का उपचार, मतलब प्रकार है ये। आपने पढ़ा ना, डेफिशिएंसी ऑफ की, थिंकिंग ऑफ की, कोलैप्स ऑफ की, इंटरवेक्शन ऑफ की। 5 तरह के हमारे क्या है? डिसहार्मोनी है हमारे शरीर में। 5 तरह के। मैम आपका आवाज बहुत रुक रुक के आ रहा है। आपकी आवाज में बहुत रुक रहा है। तारा किसी को खुला हुआ है, बंद कर दे। नो मैम, आवाज नहीं आ रही।
आवाज आ रही है अब? यस मैम, अब आ रही। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। 5 तरह की डेफिशिएंसी बताई गई है: डिफेंसिव, थिंकिंग, कोलैप्स, स्टैग्नेशन और कॉन्ट्रावेक्शन। डिफेंसिव डेफिशिएंसी मतलब कमी, थिंकिंग यानी एकदम एनर्जी चली गई है, कोलैप्स यानी गिर चुकी है, स्टैग्नेशन यानी रुकावट, और कॉन्ट्रावेक्शन मतलब मार्ग उल्लंघन यानी उल्टा चल रहा है। अगर हमको जाना है दिल्ली तो हम लोग जा रहे हैं फरीदाबाद, तो क्या हो रहा है? कॉन्ट्रावेक्शन हो जा रहा है। तो 2 तरह का कॉन्ट्रावेक्शन है। कैसा? एक रेस्ड और एक एक्सेसिव। तो यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे ये समझाया गया है कि अगर लंग डेफिशिएंट होगा या स्प्लीन डेफिशिएंस होगा, तो ये सारा ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे समझाया जा रहा है। अब हमको देखना है कि डेफिशिएंसी ऑफ की है तो क्या क्या लक्षण दिखेंगे। तो पहला लक्षण होगा ब्रेथलेसनेस, यानी श्वास नहीं ले पाएगा जो व्यक्ति आएगा, उसका आवाज कमजोर होगा, हमेशा बोलेगा मैं थका थका लगता हूँ, मेरी ताकत नहीं लग रही है, और हमेशा स्वेटिंग यानी अनवरत स्वेटिंग आ रहा है, भूख बंद हो जाएगी, पतले दस्त होंगे और हाथों पैरों में कमजोरी आएगा। तो अगर ये सारे लक्षण लेकर कोई व्यक्ति आता है तो इसका मतलब उसको डेफिशिएंसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है ना? जी आ रही। डेफिशिएंसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स में डेफिशिएंसी आ गई है। तो हमको कहाँ जाना है, कौन से ऑर्गन पे हमको जाना है ट्रीटमेंट देने? अब हम इंटरनल ऑर्गन्स, कोई अल्ट्रासाउंड हमारे मतलब आंख में तो कुछ ऐसा लगा नहीं है, सोनोग्राफी लगा है कि इसको हम देख लें। लक्षण तो बता दिया ना कि ब्रेथलेसनेस होगा, आवाज कमजोर होगी, टायर्डनेस लगेगा, हमेशा बहुत ज्यादा पसीना आएगा, भूख नहीं लगेगी, लूज टूल्स होंगे, वीकनेस लगेगा हाथों पैरों में। तो हम डेफिशिएंसी कहाँ देखेंगे? तो लिखा है कि लीवर की कभी डेफिशिएंट नहीं होता, लीवर हमेशा एक्सेस होता है। तो डेफिशिएंसी हमको कहाँ कहाँ दिखेगी? लंग्स में दिखेगी, स्प्लीन में दिखेगी, हार्ट में दिखेगी, किडनी में दिखेगी और पेरिकार्डियम में दिखेगी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ दिखेगी हमको डेफिशिएंसी? लंग्स, स्प्लीन, हार्ट, किडनी और पेरिकार्डियम। आपको पता होना चाहिए लंग्स क्या कर रहा है? हमारे की को देख रहा है, यानी गवर्न कर रहा है। और अगर की कमी हो गई है तो हमेशा क्या होगा? आवाज कमजोर और सांस फूलेगी, ब्रेथलेसनेस होगा। तो हमेशा अगर कमजोरी लग रही है तो हमें लंग्स की डेफिशिएंसी का पॉइंट लगाना चाहिए। बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है और ये मेरा आजमाया हुआ पॉइंट है लंग्स की डेफिशिएंसी का, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आप लंग्स की डेफिशिएंसी का पॉइंट अगर 1 महीना भी लगा लेते हैं या कोई मरीज आपके पास आता है और उसको लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, अब स्प्लीन क्या है? स्प्लीन क्या कर रहा है? जो हम खाना खाते हैं उसको स्प्लीन, फूड की है ना, हम जो खाना खा रहे हैं उसको क्या कर रहा है? बदल रहा है, रूपांतरित कर रहा है, हमारे रक्त में बदल रहा है उसको। लेकिन अगर यही स्प्लीन डेफिशिएंट हो जाए तो क्या होगा? भूख नहीं लगेगी और क्या होगा? हाथ पैर में कमजोरी आएगी। तो अगर भूख नहीं लग रही है, कोई व्यक्ति आके कह रहा है कि उसको भूख नहीं लग रही है और उसको लूज टूल्स हो रहे हैं और हमेशा उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, मतलब हमेशा वो कह रहा है जब मैं खाना खाता हूँ तो मेरा पेट भारी हो जाता है, इसका मतलब है उसका क्या है? स्प्लीन डेफिशिएंट हो गया है। तो वहां पे हम क्या करेंगे? लंग्स की डेफिशिएंसी का पॉइंट लगाएंगे। सॉरी,
फ्लूइड डेफिशिएंसी का पॉइंट लगाएंगे। लंग्स का कब लगाएंगे? जब वो कह रहा है सांस उखड़ रही है या आवाज उसकी कमजोर हो गई है, तब हम लगाएंगे लंग्स की डेफिशिएंसी का पॉइंट। अगर वो व्यक्ति आके बोलता है कि उसको भूख नहीं लग रही है, उसको पतले दस्त हो रहे हैं और उसको ताकत नहीं लग रहा है, तब वहां पे हम क्या करेंगे? पेट में मतलब अफरा तफरी मचा है, बोलते हैं ना अफारा हो गया, पेट में अफारा हो गया, पेट भारी हो गया, तो इसका मतलब हमारा स्प्लीन डेफिशिएंट हो गया है। वहां पे हम स्प्लीन की डेफिशिएंसी का पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, दो चीज हमें मिला, लंग्स की डेफिशिएंसी और स्प्लीन की डेफिशिएंसी। अब तीसरा कौन है? किडनी है। किडनी क्या है? हमारे ओरिजिनल की का सोर्स है, यानी हमारा जो प्री नेटल एनर्जी और पोस्ट नेटल एनर्जी ये हमारे किडनी के द्वारा है। तो अगर बार बार पेशाब, जैसे कोई व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं कितनी बार आप यूरिन जा रहे हैं, तो क्या बोलेगा? मुझे बार बार पेशाब हो रहा है, और वो पेशाब नहीं रोक पा रहा है। ये ज्यादा करके किसमें होता है? जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। तो अगर उस तरह के व्यक्ति आपके पास आ रहे हैं और अगर महिलाएं हैं उनको लुकेरिया है, तब हम किडनी यांग डेफिशिएंसी का पॉइंट लगाएंगे। देखिए सारा ये डेफिशिएंसी का ही खेल है, डेफिशिएंसी का ही प्रॉब्लम है। तो तीन तरह का डेफिशिएंसी है, लंग्स की डेफिशिएंसी, स्प्लीन की डेफिशिएंसी एंड किडनी यांग डेफिशिएंसी। क्योंकि किडनी जो है हमारा ओरिजिनल की का सोर्स है, तो अगर ओरिजिनल की डिस्टर्ब है तो क्या होगा? बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, व्यक्ति पेशाब नहीं रोक पाएगा, यानी लीकेज हो रहा है। महिलाएं हैं, अगर वो कह रही मुझे लुकेरिया की प्रॉब्लम है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? किडनी से रिलेटेड डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाएंगे। अगर हार्ट क्या कर रहा है? हार्ट गवर्न ब्लड। आपको पता है हार्ट हमारे पूरे शरीर में खून क्या कर रहा है? भेज रहा है, लगातार भेज रहा है। तो अगर हमारा हृदय यानी हार्ट हमारा शरीर में रक्त का संचरण नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब फिर से आवाज नहीं आ रही इसमें, फिर से आवाज नहीं आ रही मैम, आवाज नहीं आ रही मैम। सर किसी के वॉइस खुले हुए, शायद इसी से प्रॉब्लम हो रहा है। मैडम भूषण मैडम वैसे मैम की वॉइस ही म्यूट हो गई है। मैम शायद अभी कहाँ दिख रही क्या आपको? हाँ वॉइस, हाँ स्पीकर अभी ऑन हो गया था। अच्छा ठीक है। बार बार डिस्टरबेंस आज हो रहा है, पता नहीं क्यों। जी मैम। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि अगर लंग्स डेफिशिएंट होगा तो कौन से लक्षण आएंगे, स्प्लीन डेफिशिएंट होगा तो कौन से लक्षण आएंगे, हार्ट डेफिशिएंट होगा तो कौन से लक्षण आएंगे, और किडनी अगर डेफिशिएंट होगा तो कौन से लक्षण आएंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पेरिकार्डियम वो क्या है? हार्ट का कवरिंग है और उसको ब्रेन मेरिडियन भी कहते हैं। तो पेरिकार्डियम कैसे हम पहचानेंगे कि पेरिकार्डियम का डिफिशियंसी हो गया है? तो क्या होगा?
वो व्यक्ति क्या बोलेगा, मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता है। देखिए हाई ब्लड प्रेशर को तो लोग बहुत ही सीरियसली लेते हैं, अरे ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो लोग दवा गोली खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। लेकिन लो बीपी क्या है, ये साइलेंट किलर है। अगर कोई व्यक्ति लो बीपी का पेशेंट है तो उसको अक्सर क्या होगा, हमेशा उसका सिर जो है हल्कापन उसको लगेगा, मतलब जैसे लगेगा कुछ अजीब लगेगा सिर में, और उसको हमेशा लो ब्लड प्रेशर रहेगा, और इट इज कॉल्ड एज साइलेंट किलर। कभी कभी कोई व्यक्ति रात में सोता है और लो ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो सुबह उसको कोई उठाने जाता है तो मरा हुआ मिलता है, क्योंकि ब्रेन में ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है ना, तो व्यक्ति मर जाता है। तो ब्लड प्रेशर अगर लो भी है तो भी वो चिंताजनक है, हाई है तो चिंताजनक है ही है, लेकिन अगर लो ब्लड प्रेशर है तो भी वो चिंताजनक है। तो पेरिकार्डियम की डेफिशिएंसी का लक्षण क्या दिखेगा, लो ब्लड प्रेशर, तो मस्तिष्क में रक्त का संचार घटना, हॉलोनेस एंड एक इन द हेड, मतलब लगातार सिर भारीपन, जैसे कोई कहता है कि मेरा सिर किसी ने कपड़े से बांध दिया है, ऐसे कि कोई आके व्यक्ति बोलता है कि लगता है कोई मेरे सर पे कुछ रख दिया है, और वो बताएगा कि मुझे लो ब्लड प्रेशर हमेशा रहता है, तो इसका मतलब उसका रक्त संचरण, मतलब ब्रेन तक उसका रक्त संचरण नहीं पहुंच पा रहा है। तो कभी कभी ब्रेन डेड हो जाता है, डेड का मतलब आदमी मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा देखिए डायग्नोसिस एंड, पेज नंबर 64 पे आइए, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल डेफिशिएंसी ऑफ की, ये सारा एक चार्ट के रूप में दिया हुआ है। तो मैं आप लोग को ये होमवर्क दे रही हूँ कि कल आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्या मेन सिम्टम्स हैं, अगर लंग्स की डेफिशिएंसी है, स्प्लीन की डेफिशिएंसी है, किडनी की डेफिशिएंसी है, और आपका हार्ट की डेफिशिएंसी है, और पेरिकार्डियम की डेफिशिएंसी है। तो 1 2 3 4 5 6 डेफिशिएंसी यहाँ पे दिया हुआ, एक चार्ट के रूप, और एक टेबल के रूप में दिया हुआ है। तो इसको मैम आपको एक बार हार्ट की डेफिशिएंसी एक्सप्लेन कर दीजिए। हार्ट डेफिशिएंसी में क्या दिखा रहा है, लक्षण क्या दिख रहे हैं हार्ट में, बताइए। पैल्पिटेशन, धड़कन बढ़ी हुई, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी वो सांस नहीं ठीक से ले पा रहा है, और अगर उसका हम पल्स देखेंगे तो मिसिंग पल्स, मिसिंग पल्स यानी उसके पल्स जो है ठीक से मिल नहीं रहे हैं, इसका मतलब दैट इज हार्ट की डेफिशिएंसी। और मिड लाइन क्रैक, अगर उसका जीभ निकाल के बोलेंगे जरा अपना टंग दिखाइए, तो उसके जीभ पर एक क्रैक दिखेगा, मिड लाइन क्रैक, दैट इज हार्ट की डेफिशिएंसी। और आजकल जो 30 के एज में, 40 के एज में जो डेथ्स हो रहे हैं वो ज्यादा करके हार्ट अटैक के ही हो रहे हैं, तो डेफिशिएंसी के कारण भी हार्ट मर जा रहा है। ठीक है, तो हार्ट अगर डेफिशिएंसी हो रहा है तो पहला आएगा पैल्पिटेशन, दूसरा आएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगर उसका जीभ निकाल के बोलेंगे देखने के लिए तो मिड लाइन क्रैक, मतलब क्रैक की तरह ऐसे दिखेगा। अगर आपके पास टंग डायग्नोसिस वाला पेटाइज होगा तो उसमें देखिएगा कैसा क्रैक होता है, एकदम लंबी सी लकीर जैसे दिखेगी जीभ के ऊपर, तो दैट इज हार्ट की डेफिशिएंसी। तो हम पॉइंट क्या देंगे, अच्छा और भी क्या दिखेगा, टायर्डनेस, यानी वो हमेशा थका थका होगा, बोलेगा मुझे तो मतलब हमेशा लग रहा है कि मेरे शरीर में ताकत ही नहीं है। और स्वेटिंग, स्वेटिंग यानी पसीना आना, लगातार पसीना आना। और क्यों ये हार्ट की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्यों होती है, सैडनेस के कारण। कोई व्यक्ति दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, चाहे वो पढ़ाई को लेके दुखी है, चाहे ऑफिशियल प्रॉब्लम है तो दुखी है, कोई कारण नहीं है उसका, दुखी होने का कोई कारण नहीं है, कुछ भी हो सकता है,
तो सैडनेस के कारण हार्ट की डेफिशिएंसी के पॉइंट हैं। तो क्या करना है हमको? H5, P6, CV6, CV17 और UB14, ये सब पॉइंट को हमको टोन करना है, सीडेट नहीं करना है। तो हमेशा डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाएंगे, तो हमेशा सारे पॉइंट्स को टोन करना है। क्लियर है? क्लियर? क्लियर है? जी कोई बोल नहीं रहा है। जी मैम, मैम बिल्कुल क्लियर है, मैम हार्ट क्लियर है। Yes, ma'am. डिफिशिएंसी के लिए कौन कौन से पॉइंट लगाएंगे? है ना आपके पास? जी, H5, P6, हाँ CV6, CV17, UB15, यही ना मैम? हाँ हाँ, ये सारे 5, P6 जी सारे पॉइंट को टोन करेंगे। तो कल मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ आप लोग को। कल 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 भी क्लासेस है ना सर? कल शायद नहीं है। अच्छा, परसों है। हाँ, बृहस्पतिवार से शुरू। थर्सडे। एक दिन का आप लोग के पास टाइम है। आप जो है ये सारा जो है टेबल, कल तो मैम व्रत है, हाँ कल बंद है। कल व्रत है मैम, व्रत है। व्रत? अच्छा, वो जन्माष्टमी का व्रत है। जी मैम। जी जी ठीक है, तो ये परसों फिर आपको पूछेंगे कि क्या आप लोग ने समझा इसमें डेफिशिएंसी है। हाँ, जी जी नहीं मैम, याद कर लेंगे। याद कर लेंगे ना? चलिए, बहुत हाँ अच्छी बात। फिर हम लोग परसों यही 66 पेज नंबर से स्टार्ट करेंगे। अब सर का क्लास का समय हो गया है। ठीक, थैंक यू मैम। नमस्कार सबको, हम लीव कर जा रहे हैं। हाँ ठीक मैम। हम लोग आज पढ़ने चाह रहे हैं कि प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोगों ने शुरू में देखा था कि जो हमारे, आवाज आ रही ना? जी सर, जी सर। आ रही सर, आ रही। हम लोग ये देख रहे थे कि जो हमारे सिस्टम था, तो हम लोगों ने माना था कि पहला हमारा सिस्टम क्या है? पहला हमने माना था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमको क्या कर रहा है, भोजन बनाने के लिए कोई रक्त जो बनाना है। रक्त हमारा पोषक तत्व है और उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं। तो उनको बनाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम एक मशीनरी थी और वो मशीनरी हमको बना रही थी। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि उस मशीनरी को अगर रक्त बन गया तो रक्त को ले जाने के लिए एक सिस्टम था, सिस्टम आगे ले जा रहा था और वो उसके लिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम था, उसमें लिम्फेटिक सिस्टम शामिल है। और ये सिस्टम क्या कर रहा था, उस रक्त को हर सेल में पहुंचाने का काम कर रहा था। फिर हम लोग देखा कि एक कंट्रोलर सिस्टम था जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम था, और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर के क्या कर रहा था, यह उस चीज को यह तय कर रहा था कि किसको रक्त चाहिए, किसको नहीं चाहिए, या रक्त कम मात्रा में चाहिए, रक्त अधिक मात्रा में चाहिए। तो इनको वो क्या कर रहा था, एंडोक्राइन सिस्टम और उनकी मदद नर्वस सिस्टम दोनों मिल करके इस काम को पूरा कर रहे थे। यानी इंपॉर्टेंस की दृष्टि से अगर हम कहें, अगर कि कौन इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट की दृष्टि से सबसे अधिक इंपॉर्टेंस किसको महत्व देंगे हम? ब्रेन सिस्टम, जो कंट्रोलर ऑफ ऑल सिस्टम है, उसको हम लोग महत्व देते हैं। लेकिन एक दूसरा सिस्टम ऐसा है जो कह रहा है कि ठीक है, हम कंट्रोलर नहीं है, लेकिन हम अगर अपने सोसाइटी को, अपने समाज को आगे चल के ले जाना चाहते हैं, तो वो कौन सा सिस्टम है? तो वो सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो कह रहा है कि हम अपने जैसे, क्योंकि हर जितने भी जीव है सबकी इच्छा है कि अपने जैसा ही कोई एक सिस्टम बना दे, एक व्यक्ति बना दे, और ताकि वो समाज जो है हमारी जो श्रेणी है, हमारा जो जीव की श्रेणी है, ये श्रेणी कभी समाप्त ना हो। तो उसके लिए एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट सिस्टम आफ्टर नर्वस सिस्टम। तो अब ये उसको कहा जाए कि
क्या है। तो यानी हम अगर किसी का सेक्स निर्धारित करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई सिस्टम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कर देंगे, ऐसे नहीं कह देंगे कि हम क्या, हम हमारा कोई एक टेस्ट होना चाहिए। वो टेस्ट क्या होना चाहिए? तो हम लोग ये मानते हैं कि जो भी संसार में कोई भी प्राणी है, पौधे हैं, पादप है, कुछ भी है, उनके लिए एक सिस्टम निर्धारित है, क्रोमोसोम्स। वो तय करते हैं, वो एक संख्या है, वो तय करेगी कि ये वर्चुअली हाथी है, कि ये घोड़ा है, कि ये मनुष्य है, कि ये पशु है, कि ये कौन सा पक्षी है, कि ये पेड़ है। तो वो निर्धारित करेगा कि पहले कौन सा हम माने कि क्या है। अगर क्रोमोसोम्स कोई ऐसे संख्या में हो जो कहे कि हाथी है तो हम बता देंगे कि ये हाथी है। अगर क्रोमोसोम की संख्या हो तो हम बता देंगे कि मनुष्य है। अगर क्रोमोसोम हो गया तो हम कहें पेड़ पौधे हैं। तो वो तय करता है, इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल सेक्स और जेनेटिकल सेक्स। जो जेनेटिक्स बताती है, जो हम लोग सेल में पढ़े थे कि जेनेटिक्स होती है और वहां पर आरएनए डीएनए होते हैं और वो सेल ले जाते हैं। तो ये जेनेटिकल सेक्स जो है वो तय करता है कि कौन सा प्राणी है, प्राणी की श्रेणी कौन सी है, वो मनुष्य है कि नहीं है, कि पेड़ है कि पौधा है, कुछ। पहला ये। दूसरा मापदंड क्या है? दूसरा मापदंड है गोनाडल सेक्स। अगर वो मनुष्य है तो उसके लिए बिल्कुल तय है कि उसके 23 पेयर होंगे, तो वो 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक। तो अब मान लीजिए हम लोग कह दिया कि ये मनुष्य है, तो उस मनुष्य के लिए गोनाडल सेक्स माने ये उसके बाद ये तय करेगा कि एक जो उसको बोलते हैं कि मैन और वुमेन, तो उस तय करने के लिए दो मापदंड है, एक टेस्टिस और एक ओवरीज। अगर उसके पास टेस्टिस है तो वो मेल की श्रेणी में या मैन की श्रेणी में आएगा, अगर ओवरीज है तो वो वुमेन की श्रेणी में आएगी। ये दूसरा तय हो गया। तीसरा होगा जेनेटल सेक्स। तो जेनेटल सेक्स माने उसके पास अगर पेनिस है तो वो मेल है, यानी वो मैन है, और अगर वैजिना है तो वो टेस्ट होगा कि वो वैजिना है, तो वो फिर वो लेडी कहलाएगी या नारी कहलाएगी या वुमेन कहलाएगी। फिर चौथा, इन सबसे परे एक ऐसा भी मापदंड है जो ये बताता है कि हम साइकोलॉजी क्या है। वो मैन है बट क्या वो फीमेल की तरह या वुमेन की तरह बिहेव करता है? तो देखने में तो लग रहा है मैन, लेकिन बिहेवियर उसका लेडी की तरह है, एक वुमेन की तरह है। तो वो मानसिकता ये तय करेगी कि क्या वो इन सब कामों के लिए सक्षम है कि हम उसको मैन कह सके, या अगर वो कोई फीमेल है यानी वो कोई लेडी है और कोई नारी है और वो उसकी मानसिकता ये कि पुरुषों की तरह है पूरी, तो क्या वो साइकोलॉजी डिसाइड नहीं करेगी आगे के जीवन के संभालने के लिए? तो ये साइकोलॉजी इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच गवर्न्स द सेक्स। अब हम लोग पहले बात से आ रहे हैं क्रोमोसोमल। तो क्रोमोसोमल सेक्स माने हुआ कि क्रोमोसोम्स क्यों, हम अब मानव जीवन की केवल बात करें तो हमारे कोशिका का जो हमारा सेल्स है उसके न्यूक्लियस में 23 पेयर यानी 46 पेयर माने हमेशा पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होंगे। तो 23 पेयर क्रोमोसोम्स, जिसमें 22 जो है ऑटोसोम। ऑटोसोम माने ये ऐसे हैं जो ये शरीर के, जो आपके और शरीर के माप वो है कि आंख कैसी होगी, कि आंख नीली होगी, कि कान आपके चौड़े होंगे, कि कान आपके शेप वाले होंगे, होठ कैसे होंगे, सर कैसा होगा, ये जो शरीर कैसे होगा, हाथ कैसे होंगे, पैर कैसे होंगे, ये तय करने के लिए आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो 22 ऑटोसोम कहलाते हैं। तो ये 22 युग माने 22 दूने 44, तो 44 जो है आपके मतलब हमेशा पेयर में, तो 22 पेयर ऑटोसोम है जो शरीर के समस्त अंगों की रचना करते हैं। और उसमें एक ट्रांसक्रिप्शन है, मतलब ब्लूप्रिंट लिए रहते हैं, और ये प्रोसेस जैसे ट्रांसफर होते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं, और ये आरएनए डीएनए के माध्यम से। ठीक। लेकिन अब एक ऐसा पेयर है जो ये तय करता है कि आप नारी हैं कि आप पुरुष हैं। तो यह जो है, क्योंकि वो अगर नारी है तो वो नारी के तरह के सारी चीजें रखेगा, और जो पुरुष है तो पुरुष की तरह सारी चीजें रखेगा। तो वो एक पेयर है, वो उस तरह का, उसको वो ऑटोसोम थे, और ये इसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक। तो अब इसमें हम पाया गया
कि एक एक्स वाई है, अगर पुरुषों में है तो एक्स वाई है, और जहां लेडी है वहां एक्स एक्स है। तो ये जो हमारे एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक क्या वैज्ञानिक बाद में हो गए, दोनों तय किया, मेंडल थे, उन्होंने तय किया कि ये वर्चुअली ये तो एक्स क्रोमोसोम वाई की अपेक्षा बड़ा होता है, ठीक। तो एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है तो वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। तो ये जो वहां पर पाया गया कि वो एक्स और वाई जहां कॉम्बिनेशन है वहां वो मेल पाया गया, और जहां वो एक्स एक्स क्रोमोसोम है वहां वो पाया गया लेडी। तो अब वही कैसे होते हैं, मेल जर्म सेल में 44 हमने कहा ना, 44 22 पेयर, तो 22 44 हो गए, 44 एक्स वाई होंगे मेल में, और अगर फीमेल है तो वो 44 एक्स एक्स होंगे। तो दोनों अब इनके कॉम्बिनेशन से ही बनना है। तो एक उसमें क्या होगा, जब आगे बनेगा जर्म सेल के बाद तो वो 22 एक में तो 22 एक्स होगा, वो स्पर्म कहलाएगा, और एक में 22 वाई होगा, ये दोनों होंगे क्योंकि आधे आधे बढ़ सकते हैं। अब उधर क्या होगा, उधर 22 एक्स वो में दोनों होंगे, 22 एक्स इधर भी होंगे, 22 एक्स उधर भी होंगे। अब इनके कॉम्बिनेशन में या तो 22 एक्स और 22 वाई आएगा तो 44 एक्स वाई हो जाएगा, जो मेल जाएगा, यानी जाइगोट माने जाइगोट उसका पहला सेल वन सेल स्ट्रक्चर है जो आगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है। और अगर ये 22 एक्स मेल का 22 एक्स उसके 22 एक्स से मिल गया तो वो 44 एक्स एक्स ही रहेगा, तो ये फीमेल हो जाएगी। तो ये इस तरह ये डेवलपमेंट होता है। अब आगे प्राकृतिक नियम क्या है, हमेशा हमने बताया ना कि वाई क्रोमोसोम हमेशा छोटा है, वाई क्रोमोसोम हमेशा छोटा है, एक्स क्रोमोसोम बड़ा है। लेकिन प्राकृतिक नियम क्या है कि अगर कोई एक्स और वाई है तो वाई हमेशा डोमिनेंट रहेगा, वो अपने पोजीशन को डोमिनेंट रखेगा। तो अगर ये इनका कहना ये है कि अगर वाई डोमिनेंट है तो अगर एक्स और वाई रहे तो वाई डोमिनेंट हमेशा होगा। तो ये तय करने का काम कौन है करेगा, ये तय करने का काम कि जेनेटिकल सेक्स में सूत्रधार उसका फादर है, लेडी हो नहीं सकता। यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि अगर ये एक्स उसके पास एक्स और वाई दोनों है, मेल के पास अगर इसका वाई मिला है तब तो मेल हो जाएगा, अगर एक्स इसका मिला हुआ है तो फीमेल चाइल्ड होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारा कुछ मेल जन्म से ही तो तय कर रहा है, तो फीमेल की भूमिका तो कहीं नहीं है इसमें। तो ऐसे दशा में जो समाज में प्रचलित होता है कि ये विसंगति मानते हैं कि फादर ने नहीं किया बल्कि मदर की भूमिका है या लेडी की भूमिका है, तो ये उसमें फादर इज द चाइल्ड, फादर ऑफ द चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिकल सेक्स ऑफ द चाइल्ड। इसलिए जो मिसनोमर है समाज में उसके लिए ये एक सेंटेंस लिख दिया गया है कि बच्चे में जेनेटिकल सेक्स का सूत्रधार उसका पिता ही है। इसलिए समाज में प्रचलित होता है, नारियों में या और समाज में, उन सब में ये उसका है कि ऐसा नहीं है कि नारी की कोई गलती है, इसमें पुरुष की गलती है या पुरुष का ही काम है, संयोग है जो भी। अब कुछ विसंगतियां हैं जिनको थोड़ा समझने की जरूरत है। अब हम लोग यहाँ देख रहे थे ऊपर पहले कि हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर 22 हम 44 होंगे, एक बार 44 होना चाहिए, 44 एक्स एक्स होना चाहिए या 44 एक्स वाई होना चाहिए। यही हमारे पास, इसको हम लोग वहां 22 पेयर माने 44 होने चाहिए। कौन, ऑटोसोम, जो और शरीर के अंगों की रचना तय करेंगी वो जो है 44 होंगे, और जो एक सेक्स का क्रोमोसोम होगा वो एक्स वाई होगा या एक्स एक्स होगा। अब इसी को देखिए कि विसंगतियां क्या आती हैं, इसको समझिएगा थोड़ा सा हल्के से। एनोमलीज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, अब इसमें क्या है, मंगोलिज्म विद 45XX और 45XY। अब ये हम लोग समझे कि वहां तो हम लोग कह रहे थे कि 44 होने चाहिए, यहाँ 45 है और यहाँ XX है या XY है, तो यहाँ सेक्स हार्मोन की कोई वो सेक्स क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम नहीं। XX है लेडी है, XY है पुरुष है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ प्रॉब्लम क्या आई, मंगोलिज्म में 45 और 45 हुए जबकि होने थे 44, तो किन्हीं कारणों से वो 44 होकर 45 हो गए, यानी ऑटोसोम की गड़बड़ी है, न कि सेक्स क्रोमोसोम की। सेक्स क्रोमोसोम तो बराबर है,
यहाँ तो XX है या XY है, तो वहां प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में वो लेडी भी होगी या पुरुष होगा, दोनों में कोई भी हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो होगा, जो हम लोगों ने ऑटोसोम कहा है, जिनसे शरीर की संरचना तय होती है, उनमें अंतर होगा। बिना ब्रिज की छोटी नाक, नाक के दोनों ओर आंखों का एंगल झुका हुआ, along with epicanthal fold, कान की साइज और शेप असामान्य, शरीर छोटा व कम चौड़े कंधे, इनकी IQ सामान्य से कम होगा। क्यों? क्योंकि 45 है, वो किसी विसंगति की वजह से एक ऑटोसोम और बढ़ गया है। तो यानी ये जो पहली विसंगति है, ये सेक्स क्रोमोसोम की विसंगति नहीं मानी जाएगी, ये मानी जाएगी ऑटोसोम की विसंगति। नंबर 2, टर्नर सिंड्रोम विद 44X। हम लोग क्या कहते, 44 तो ठीक है, ऑटोसोम बिल्कुल सही है, ऑटोसोम में कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन यहाँ क्या हो गया, X आ गया, जबकि XY होना चाहिए या तो XX होना चाहिए। तो यानी एक X या Y मिसिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये सेक्स क्रोमोसोम की गड़बड़ी है, ये ऑटोसोम की गड़बड़ी नहीं है। इसमें तय यही होगा, लेकिन चूंकि X है इसलिए महिला है। तो महिलाएं कद में छोटी होंगी, अविकसित वायु अंत यौनांग होंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स जो है अविकसित होंगे, और इसकी उचित उभार आकर्षण नहीं होगा, और इसमें मेंसेस नहीं मिलेगा। दिस इज द पहला जो है, ये आपका आया कि ये सेक्स क्रोमोसोम की गड़बड़ी होने से, क्योंकि X है इसलिए महिला होंगी, लेकिन इसमें ये सब चीजें नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सारी चीजें एक X मिसिंग है। दूसरा, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम विद 44XXY। अब लीजिए, 44 तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोसोम सही है। दो X होता, एक Y मिसिंग होता तो कोई लेडी होती, लेकिन 2 लेडी हैं लेकिन Y भी रख दिया गया है, यानी Y माने, और हम लोगों ने क्या पढ़ा, Y डोमिनेंट है, तो Y डोमिनेंट है तो औसत कद के पुरुष मिलेंगे, पुरुष Y है इसलिए डोमिनेंट पुरुष होगा, लेकिन इनके पैर और बाहें धड़ के अनुपात में अधिक लंबे होंगे, क्योंकि यह क्रोमोसोम की विसंगति है। टेस्टिस अविकसित होगी, क्योंकि क्रोमोसोम की, मेल क्रोमोसोम की गड़बड़ी है, अतः शुक्राणु नहीं बनेंगे, स्पर्म नहीं बनेंगे, पुरुषोचित गुण नहीं होंगे, इनमें स्तन भारी होंगे। क्यों? क्योंकि XX है, वहां तो है, XX भी है, देखिए XX भी है, लेकिन Y जो है, तो Y चूंकि डोमिनेंट है इसलिए पुरुष होंगे। फिर चौथा जो है ये आया क्या, 46XXY, 46XYY या 46S। इसमें क्या है, इसमें ऑटोसोम भी गड़बड़ है और सेक्स क्रोमोसोम भी गड़बड़ है, दोनों की विसंगति है। वहां 46 है, 46 वहां 46, यानी तीनों जगह पर 44 की जगह 46 है, तो वो गड़बड़ी है, यानी ऑटोसोम भी गड़बड़ होगा और साथ साथ सेक्स क्रोमोसोम भी गड़बड़ी होगी, क्योंकि 2 X होते तो भी सही था, Y भी है, उसमें XYY है, यानी और उसमें 46X है। तो इसमें दोनों तरह के मिलेंगे, इसमें मेल की तरह भी मिलेंगे और फीमेल की तरह भी मिलेंगे, और इनके सेक्स क्रोमोसोम का यौनांग अविकसित होंगे, डेवलप नहीं करेंगे, और ये किसी के काबिल नहीं होंगे, ना तो प्रोक्रिएशन, ना ये इंपॉर्टेंट होंगे, इनफर्टाइल। तो दिस इज द, ये वो है जो हम लोग समाज में पाते हैं, इनके हिसाब से ये बताया गया कि ये वर्चुअली ऐसे। अब हम लोग आते हैं कि मेल सिस्टम, तो हम लोग थोड़ा सा इसको अवेयरनेस बता दें। ठीक, ये अपनी किताब आप ले रही है, मेन वही बेसिक थोड़ा सा समझने के लिए है, कोई ऐसा वो नहीं है ये। तो इसमें हम लोग ये माने कि जो हम लोगों का प्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, तो जो मनुष्य में उसमें है, ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि पशु पक्षियों में बहुत सा होता है जहाँ क्वाइटल के माध्यम से होता है, यहाँ पर सेक्सुअली होता है, एसेक्सुअल नहीं होता कि आप जो है
यहाँ सेक्स रिलेशन बनेंगे तभी वो बन पाएगा। तो नंबर 1 तो ये है, ठीक। दूसरा यहाँ पर होगा कि विविपेरस कहलाता है। विविपेरस माने यहाँ पर अंडे नहीं होंगी, बल्कि यहाँ पर सीधे सीधे बेबी के रूप में डेवलपमेंट और बेबी ही डिलीवर हो। तो ये विविपेरस, और 2 पॉइंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और विविपेरस है, पहला ये, ठीक। उसके कुछ टर्म्स है। हमारा जो जैसे हम लोगों ने और पढ़ा कि भाई हार्ट में और लंग्स में सबके अपने एल्वेलस है, किसी में आपने बताया कि एक स्ट्रक्चरल फंक्शन इकाई है। तो यहाँ जो है फंक्शनल इकाई जो है गैमीट कहलाती है। तो गैमीट जो है तो वो क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस। जब भी गैमीट बनेगा तो उसको बनने को प्रोसेस को गैमीटोजेनेसिस बोलेंगे। तो चूंकि वहां एक मेल में स्पर्म बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा, और वहां पर ओवा होगा तो वहां ओजेनेसिस हो जाएगी। तो वो बनने का तरीका ये होगा। फिर जो हम लोग बोलेंगे कि इंसेमिनेशन, जिसको इंटरकोर्स बोलेंगे, वो यहाँ शब्द है इंसेमिनेशन, ठीक। फिर इंसेमिनेशन माने इंटरकोर्स, और जब फर्टिलाइजेशन, जब ओवा और स्पर्म मिलेंगे तो उसको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहेंगे, और जो बनेगा वो जाइगोट बनेगा, 1 सेल का, सिंगल सेल का। फिर जब इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन माने जब वो यूट्रस में जाके चिपकेगा तो उसको इम्प्लांटेशन बोलेंगे, और उसको हम लोग सामान्य भाषा में कंसीविंग बोलते हैं कि कंसीविंग, लेकिन वो है इम्प्लांटेशन, ठीक। फिर जो 9 महीने का समय होगा उस समय को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, और डिलीवरी को शब्द को बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक। ये हम लोगों का एक जनरल टर्म्स है। अब उसी पर हम लोग आ रहे हैं। जहां जरूरत होगी वहां तो दिखा दूंगा। अब देखिए कि हम लोग ये समझ लें कि पहले की 2 तरह के ऑर्गन होंगे, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो हमेशा प्राइमरी, मेल के उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमेशा आपका, हमने अभी ये पढ़ा था शुरुआत में, देखिए ये हम लोगों ने कहा था ना कि हमारा ये तय करेगा, गोनेडल सेक्स तय करेगा कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाएगा। जो टेस्टिस और ओवरीज, ये तय होगा पहली बार कि ये, ठीक है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाएगा जो हार्मोनल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा उसके लिए। तो जो हार्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा वो कहलाएगा, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएंगे। तो वो टेस्टिस है जो प्राइमरी ऑर्गन है, और इसकी जो है 2 से 3 सेंटीमीटर और 4 से 5 सेंटीमीटर इसका लंबाई चौड़ाई है, विड्थ ओवल शेप होता है। ये जो है सारे टेस्टिस क्या होते हैं वर्चुअली, ये बाहर जो ऊपर से जब हम लोग करेंगे पूरे शरीर की जो बॉडी है उसको हम लोग ट्रंक के रूप में रखते हैं, और ट्रंक में हम लोगों ने कहा था कि ऊपर है चेस्ट और नीचे एब्डोमेन। तो जो एब्डोमिनल कैविटी है उसी में ये शुरू में जन्म के पहले रखते हैं। 2 ही कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी का जो नीचे का भाग है वो पेल्विक कैविटी कहलाता है, और ऊपर का थोरेक्स कैविटी कहलाता है, और जो सर में है वो क्रेनियल कैविटी कहलाता है। 3 कैविटी हुई। तो उन जो नीचे वाली कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी, इसी में ये जन्म के पहले होते, लेकिन जैसे जन्म हुआ तो इनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि जो इनका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है, वो नहीं तब तक हो पाएगी जब तक इनका टेम्परेचर 35 के आसपास नहीं हो, 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास नहीं होगा, जबकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास होता है। तो अब इनको अगर शरीर के साथ रखते हैं तो शरीर में 2 तरह के
जब आप खाना वाना खाते हो तो आपका टेम्परेचर बढ़ता है, जब आप आराम करते हैं तो आपका टेम्परेचर घटता है। तो घटते और बढ़ने के के कारण ये अगर ये अंदर होते, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते तो क्या होता कि इनमें वो प्रोसेस नहीं हो पाता, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए उसको 2 डिग्री के आसपास कम होता है। तो इसलिए प्रकृति ने क्या किया, इनको बाहर जैसे जन्म हुआ उनको बाहर निकाल दिया। तो बाहर ये इनग्यूनल कैनाल एक हुई, जो नीचे की एब्डोमिनल कैनाल हुई, उसके में 2 कैनाल के रूप में हुआ। एब्डोमिनल कैविटी के 2 कैनाल नीचे निकाल दिया और 2 कैनाल से आकर के इनको नीचे उतार दिया और इनको एक पाउच में रख दिया गया, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक, अब इनको, अब ये क्योंकि जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, इन सब में टेम्परेचर प्रकृति का बदलता रहता है। इसके हिसाब से अब इनको ठंडक पड़ रही है तो इनको टेम्परेचर को मेंटेन फिर करना है, तो इनको बॉडी के करीब आना है, और जब गर्मी पड़ रही है तो बॉडी से दूर जाना है, तभी तो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे। तो इसके लिए जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स है, जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स 2 तरह की होंगी, या तो वो होंगी वॉलंटरी स्केलेटल मसल होंगी और या स्मूथ मसल होंगी। तो यह अंतर समझ लीजिए, स्केलेटल मसल हमेशा आपके कंट्रोल में होती है, आप उनको मूव करा सकते हैं, आप उसको सिकोड़ सकते हैं बाहर सकते हैं, ये आपकी स्केलेटल मसल कहलाती है। लेकिन वो मसल जो स्मूथ मसल होती हैं, उनको वो आपका नियंत्रण नहीं होता। जैसे हार्ट में मसल्स हैं, वो आपके नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि वो अपने आप उनको फंक्शन करना है। तो जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, उनमें भी 2 तरह की मसल होंगी, कुछ होंगी स्केलेटल मसल होंगी, कुछ वो भी होंगी। तो वहां 2 मसल्स आपके उनमें पाउच में 2 मसल्स अटैच होती हैं। इनका एक होती है स्केलेटल और एक होती है स्मूथ। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि आवश्यकता अनुसार इसके साइज को, मतलब स्क्रोटम के साइज को छोटा करना और स्क्रोटम को शरीर के ऊपर की तरफ ले जाना, ये 2 काम है। कभी साइज को छोटा करने की जरूरत पड़े तो छोटा कर लीजिए, दोनों की सहायता से, जो स्मूथ मसल वो भी और दूसरी मसल जो स्केलेटल मसल, दोनों की सहायता से उसको छोटा भी कर सकते हैं और ऊपर शरीर की तरफ खींच भी सकते हैं और शरीर से दूर भी कर सकते हैं। तो इस काम के लिए ये वहां हुआ, तो ये प्रोसेस वहां शुरू हो गया। नंबर 2 अब आया, तो शेप हो गई, और अब यहीं पर बनता है आपका, इसी में इन्हीं टेस्टिस, 2 टेस्टिस हुई, उनमें पाउच स्क्रोटम कहलाता है। इसी में जो इसके सहयोगी के रूप में है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे भी कि सहयोगी में कौन कौन है, तो फिर कैसे काम होता है। तो इनका काम क्या है? मेल में स्पेशली जो ये टेस्टिस हैं, इनमें हर सिंगल की बात कर रहे हैं, उसमें दोबारा कर लीजिए, प्रत्येक में 250 लॉब्यूल्स होते हैं। लॉब्यूल्स माने एक ओवल शेप का एक स्ट्रक्चर मान लीजिए, और उसके अंदर 250 एक में हुए, 250 दूसरे में हुए, और उनमें 250 में हर में 2-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होती है। इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक, अब ये प्रोडक्शन कैसे होता है? जर्म सेल्स एक शब्द है, जर्म सेल जो सब में होता है। जर्म सेल माने हुआ ये जन्म के साथ ही ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता रहता है, और जैसे जैसे जो समय होता है, काल का अंतर समझिए, जो काल के आधार पर इनका डेवलपमेंट होता है, उसके हिसाब से ये डेवलप करते हैं। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जर्म सेल्स कहलाते हैं। तो वही इसी का आप आजकल होता है ना कि जर्म सेल्स वो पहले से आप उसके बना के रख लीजिए और उसको किसी लैब में दे दीजिए, वो सुरक्षित रखे और आपके तब उसमें तमाम बीमारियों की इलाज हो जाए। तो वो जर्म सेल है। तो जर्म सेल माने वो प्रोडक्शन करने के काबिल होता है अपने आप। तो वो शुरू में सोया रहता है या रहती, तो जो ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग होती है, ट्यूब्यूल माने समझ लीजिए इस तरह का कोई आकार का आकृति, ओवल शेप की, उस आकृति के अंदर ये उसको मैं थोड़ा बहुत दिखा दूं,
आपको समझ में थोड़ा सा आएगा। ये देखिए, ये आकृति है, ये बना हुआ, ये आपका है टेस्टिस है। इन टेस्टिस के अंदर ये बने हुए हैं छोटे छोटे, हर टेस्टी में पहले तो लोब्यूल्स है, लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब 2 से 3 होती है, 1 से 3 हो सकती है, लेकिन 2-3 करीब होती है। अब इनका काम क्या है? इनका काम क्या है कि जब जो जर्म सेल है, तो जर्म सेल किनारे किनारे पहले से एग्जिस्ट करते रहते हैं। एक एज आने के बाद, मतलब से अबाउट 14 ईयर्स पर मेल में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो हम आप बता रहे हैं कि वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उन्हें परिवर्तन आना शुरू होता है। अब सब अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं, उन ट्यूब्यूल्स के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, रक्त नलिका नहीं होती, लेकिन इंटरस्टिशियल, मतलब इंटरस्टिशियल माने होता जो 2 सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है, उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। तो उसमें कुछ सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, वो उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या सेल्स ऑफ लीडिंग, ठीक है, लीडिंग। तो अब और अंदर क्या होता है? अंदर इन सेल्स की जो सेल्स बनेंगे, स्पर्म सेल, इनके सुरक्षा के लिए सर्टोली सेल या जिनका नाम नर सेल आप कह दीजिए, वो होते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है ये सर्टोली सेल्स। ये जो जर्म सेल्स के बाद ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये बड़े सेल्स होते हैं और ये टाइट जंक्शन से अंदर बंधे होते हैं, और इन्हीं के बीच में ये सारे जर्म सेल एग्जिस्ट करते रहते हैं, ठीक। बाहर क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल्स एंड या लीडिंग सेल्स जो है, ये कहाँ होते हैं? जो उसके बाहर पानी है, वाटर है, फ्लूइड है, उसमें होते हैं। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्या हुआ? अब प्रोसेस कैसे शुरू होता है? जैसे ही 14 इयर्स की एज हुई, हाइपोथैलेमस का एक्शन शुरू हुआ, काल का असर हुआ, और हाइपोथैलेमस को मैसेज गया कि एज इज 14 राउंड अबाउट। उस समय क्या होगा? वो GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगी। वो वहां से कहेगा पिट्यूटरी को कि हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को निकालो। तो वो क्या करेगा? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये वहां से शुरू करेगा, कहेगा कि हम जो है रिलीजिंग हार्मोन वहां से श्रवण कर देगा हाइपोथैलेमस। अब ये पहुंचा किसके पास? ये इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो मास्टर ग्लैंड पहले कहलाती थी, लेकिन अब कंट्रोलर जो है हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस ने ये कह दिया कि अब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकालो। तो उसने हार्मोन निकालना शुरू किया, किसने? पिट्यूटरी ने। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, मतलब एंटीरियर माने सामने वाली जो पिट्यूटरी है, ब्रेन के आगे वाले भाग की जो पिट्यूटरी है, वो पोस्टीरियर पीछे की। तो आगे में ही मेन फंक्शन होता है, तो केवल पीछे के 2 हार्मोन्स स्रावित होते हैं और शेष सारे एंटीरियर पिट्यूटरी से होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकाल दिया। वो हार्मोन 2 है, LH और FSH। ये दोनों जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। दोनों का नामकरण वर्चुअली फीमेल ऑर्गन्स के आधार पर है, क्योंकि वहां भी फॉलिकल्स वही बनते हैं, तो फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी वही के हैं, और LH जो है ल्यूटिनाइजिंग, वहां भी ल्यूटिनाइजिंग की जरूरत होती है, वही बनता है, तो इसलिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नाम उन्हीं से रखे गए हैं। लेकिन LH को एक और नाम दिया गया, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो चूंकि इंटरस्टिशियल सेल्स थे ना, तो लीडिंग सेल्स वाले को, उनको नाम इंटरस्टिशियल सेल्स कहा गया। तो इनको स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनके स्टिमुलेशन के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए जो हार्मोन्स हुए, उनको वो नाम दे दिया गया। तो उसको ICSH कह दिया गया, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये 14 इयर्स का बच्चा हो गया। अब जैसे आएगा तो वो हार्मोन स्रावित हो गया,
तो उसने क्या किया, ये हार्मोन गया और जो इस हार्मोन रक्त के माध्यम से आते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि सारे जो है ये डक्टलेस, मतलब किसी डक्ट माने किसी बेस पर, किसी चाहे नली हो चाहे कोई आधार हो, अगर वहां पर जाते हैं तब तो डक्ट वाले कहलाते हैं। और डक्टलेस माने सीधे ब्लड में, यानी सीधे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाकर के और ब्लड में चले जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वो डक्टलेस ग्लैंड कहलाती है और वही हार्मोन सिक्रेट करती है। तो अब वो आया और ब्लड के माध्यम से उसने क्या किया, तो वो क्या करता है, सबसे पहले प्रभावित करता है किसको, इसी इनको लीडिंग सेल्स को, जो लीडिंग सेल्स है लीडिंग सेल्स को प्रभावित करता है। तो लीडिंग सेल्स जैसे होता है तो ये शुरू कर देते हैं टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, एक एंड्रोजन हार्मोन, ये हार्मोन है और वो उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो उसको टेस्टोस्टेरोन निकालना शुरू कर देता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन जाते हैं और इनको पहले अंदर गया और उसने इसको जैसे ही करना शुरू किया तो वैसे ही चीजों का परिवर्तन शुरू हो गया, वहां डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हो गया। वहां पर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो गई, मतलब बनना शुरू हुआ, बनने की तैयारी शुरू हो गई। अभी बन नहीं रहे थे, अब वो बनने की तैयारी शुरू हो गई। तो अब वो बनना शुरू हो गया। तो बनना शुरू होने के प्रोसेस तो सिंपल है, वो तो हमको पढ़ना भी नहीं, कोर्स में है भी नहीं, लेकिन हमारा वहां ये हुआ कि ये हार्मोन गया। अब क्या हुआ, टेस्टोस्टेरोन गया, उसने सब चीजें किया, तो उसने दो काम किए। जैसे ही ये ब्लड में गया तो अब उसने क्या किया, सेकेंडरी कैरेक्टर जो आपके मेल के होने हैं वो शुरू हो गए, दाढ़ी मूछ आना शुरू हो गई, जो उसके पेनी से वो उसकी लेंथ बढ़ गई, हाइट बढ़ गई, उसके कंधे चौड़े हो गए, दाढ़ी मूछ आ गई, आवाज भारीपन आ गया। ये उसके कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स यही है, ये सब चीजें होना शुरू हो गई, सारी चीजें। तो अब क्योंकि सब तैयारी कर रही है ना उनको प्रोक्रिएशन की, मतलब कि आप कर सके, तो अब जो है वहां पर ये प्रोसेस हुआ। लेकिन इस बीच में अंदर हम लोगों ने कहा कि सर्टोली सेल्स है, उनका काम क्या है, वो नर्व सेल कहलाते हैं। नर्व सेल क्यों है, क्योंकि वो जो हमारे जर्म सेल हैं उनको खाना पानी रसद देने का काम जो है यही सर्टोली सेल्स करते हैं। वो उनकी सुरक्षा भी करते हैं और उनको भोजन वगैरह की व्यवस्था भी करते हैं, वही उन्हीं के माध्यम से पोषण मिलता है। तो अब ये टेस्टोस्टेरोन जो गया हुआ है अंदर, वो वापस ना चला जाए, तो वहां से FSH एक रिलीज होता है हार्मोन पिट्यूटरी से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों जगह होता है, लेडीज में भी होता है और जेंट्स में भी होता है, दोनों जगह होता है, दोनों का अलग अलग है। अब ये FSH जब हुआ तो ये जाता है और ये सर्टोली सेल्स को अटैक करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। तो वहां स्टिमुलेशन से क्या होता है, उसके स्टिमुलेशन में क्या होता है, वो एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, वो क्या करते हैं, जो हमारा तो एंड्रोजन है ना, टेस्टोस्टेरोन हमारा एंड्रोजन है, इसको एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एक निकालते हैं, एंजाइम या प्रोटीन, जो भी प्रोटीन एंजाइम सब है, तो प्रोटीन निकालते हैं। वो क्या करता है, इस टेस्टोस्टेरोन को बाहर नहीं जाने देता, उसको बांध के रखता है, बाइंडिंग, तो बाइंडिंग फोर्स है तो वो बाइंड करके रखता है। तो अब क्या हुआ, अब टेस्टोस्टेरोन के जो भी कैरेक्टर है वो उसने अपना सब यहाँ प्रोसेस शुरू करा दिया है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उधर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर शुरू हो गए, ये वाला काम शुरू हो गया। अब ये प्रोसेस वहां शुरू हो गया। तो ये इनका प्रोसेस है, ये हार्मोन्स का जहां तक प्रभाव है वो है। अब जैसे देखिए अब कहा, अब यहाँ प्रोडक्शन हुआ और इस प्रोडक्शन प्रोसेस में जब ये बड़े होते चले गए, जैसे जैसे ये जो स्पर्म है जब शुरू में हुए तो ये अपने आकार बदलते रहते हैं, बढ़ना, ग्रोथ शुरू हो गई ना, जैसे ग्रोथ शुरू हो गई तो ये बाहर फिर आने की तैयारी करेंगे। तो ये बाहर इनको जो जहां किनारे की तरफ थे तो ये अंदर ल्यूमेन की तरफ, ल्यूमेन माने अंदर की तरफ धकेल दिए गए, ठीक है। तो जब अंदर की ओर धकेल दिए गए, देखिए वहां सरल प्रोसेस में वो समझिए कि अब क्या हुआ। अब
जब ये वहां हुए तो अंदर की तरफ जब धकेल दिए गए तो फिर बाहर निकलेंगे ना, अभी तो ट्यूब्यूल में थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में थे, फिर वहां से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद आएंगे तो एक उनकी एक मेम्ब्रेन बनेगी, एक छोटी सी, उसको ये नाम दिया है एपिडाइडिमिस। ये एपिडाइडिमिस आएगी, एपिडाइडिमिस यहाँ पर है, देखिए जर्मन एपिथेलियल शुक्राणु आएंगे, 73 डेज लगेंगे लगभग इसमें, एक जर्म से लाखों शुक्राणु इतने दिन बनते हैं, ये 73 यानी 2.5 महीना लगभग, ठीक है, 60 से 15 2.5 महीने लगेंगे। फिर ये क्या होगा, ये अधिवेशन जो इसको बोलते हैं एपिडाइडिमिस, तो इस एपिडाइडिमिस में ये एक नली टाइप की है जो चारों तरफ होगी, और बाद में ये वहां अभी वहीं पर है, अभी ये बाहर नहीं निकले हुए हैं, अभी टेस्टिस और स्क्रोटम के, टेस्टिस में बाहर है लेकिन स्क्रोटम के अंदर है। तो अभी जब ये आए तो अभी ये इनको, ये मोटाइल नहीं है, मोटाइल माने चलने वाले नहीं है, बहुत अधिक मूवमेंट तेज नहीं होता है, और नॉन फंक्शनल है, अभी इनकी स्थिति बिल्कुल बचपने की तरह है। अभी क्या होगा, जब 73 डेज ये वाला होगा, फिर ये आएंगे 3 हफ्ते बाद, फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पर रहेंगे इसमें एपिडाइडिमिस में। तो ये सब नोट कर लीजिए कि एपिडाइडिमिस ऐसा है जिससे बाहर निकलेंगे, और निकलने के बाद एपिडाइडिमिस में आएंगे, और यहाँ पर इनको फंक्शनल होना है, फंक्शनल होना है और मोटाइल होना है, मतलब मूवमेंट होना है। फंक्शनल होने के लिए अलग होगा कि इनको एक पूंछ होगी, एक छोटा सा सिर बनेगा, अल्टीमेटली सिर बनेगा, उसके बाद थोड़ा सा गर्दन होगी, फिर एक बॉडी बनेगी, एक फिर पूंछ होगी। पूंछ से क्या होगा, ये मूवमेंट करेंगे, पूंछ हिलेगी, जैसे मछली नहीं होती, मछली पूंछ जाती तो आगे बढ़ती, वैसे ही मोटाइल होने के लिए पूंछ जो है इनको एनर्जी प्रदान करती है, तो वो एनर्जी प्रदान करने के लिए आगे होगा, और आगे जो इनका होगा तिकोना टाइप का होगा, तीर की तरह होगा ऊपर का, इसलिए कि यहाँ पर जो एंजाइम्स होंगे वो ऐसी वो होंगे, वो ब्रेक करने की क्षमता रखेंगे, क्योंकि उसको अल्टीमेटली ओवा को भेदना है, तभी वो जा पाएगा, अदरवाइज जा ही नहीं पाएगा। तो अब ये नॉन फंक्शनल नॉन मोटाइल 3 हफ्ते बाद हो जाएंगे। तो जब यहां से निकलेंगे तो यानी क्या हुआ, एपिडाइडिमिस स्टोरेज भी रखता है, स्टोरेज काम भी करता है, और वहां से उसको फंक्शन बनाता है, उसको रसद बनाता है और मोटाइल बनाता है। और ये जब आएंगे तो ये वास्ट डिफरेंस में आ जाएंगे, वास्ट डिफरेंस में आ गए, देखिए वास्ट डिफरेंस आ गया। ये वास्ट डिफरेंस क्या है, फिर वही इंग्यूनल कैनाल के बगल से जाकर के, और ये ऊपर जाकर के आपका ऊपर से आ रहा है किडनी, और किडनी से आ गए यूरेटर आ रहे हैं, किडनी से यूरेटर आ रहे हैं, ठीक है। फिर मैं आपको चित्र दिखा दूं वाला यूरेटर कैसे आ रहा है। ये देखिए यहां से गए ये, और जाने के बाद ये जो है यूरेटर, ये ऊपर से यूरेटर आ रहा है, इस यूरेटर के चारों तरफ माले की तरह लटक गए, क्योंकि मेल में दोनों एक ही वो है, यूरिनेशन का भी यही पॉइंट है और स्पर्म का भी पॉइंट है, यही वाला रास्ता है, इसलिए ये आके यूरेटर के चारों तरफ वो माला की तरह, यहाँ देखिए यहाँ से निकला ये, और माले की तरह यहाँ लटक गए, और लटकने के बाद यहाँ जब आए तो यहाँ पर ये देखिए ये वास्ट डिफरेंस दिखा रहा है ना इसको, ये एपिडाइडिमिस, ये वास्ट डिफरेंस के बाद यहाँ ये क्या है, यहाँ पर देखिए 2 आए सेमिनल वेसिकल। अब जब ये यहाँ से बढ़ के आ रहे हैं, अब ये तो मोटाइल है, और 3 से 5 दिन का इनका लाइफ है। अगर ये इस बीच में बाहर नहीं निकले तो यही इनको डाई आउट करना पड़ेगा, और यही डाई आउट होकर के फिर ये बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, या कभी कभी इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, वो तो अलग पॉइंट है, लेकिन फिर भी अभी हम समझे। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये वाला पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पर इनको कुछ पौष्टिक पदार्थ दिया जाएगा, और इसमें फ्रक्टोज भी शामिल है, ठीक है, फ्रक्टोज यहाँ पर होगा, तो फ्रक्टोज मिलेगा आपको यहाँ से, और तमाम कैल्शियम वगैरह और भी चीजें इसमें है, तमाम और भी उसमें है, तो इनको वहां से ये मिलेगा। फिर क्या होगा, अब यहां से आए और सेमिनिकल वेसल से मिले, और यहाँ पर हालांकि कुछ कहते हैं कुछ लोग कि यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टे करते हैं, तो यहाँ भी स्टोरेज हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत कम यहाँ स्टोरेज होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जब आएंगे तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है,
ये प्रोस्टेट ग्लैंड इस तरह की होती, एक ही होती है, और इसके बीच से उनको जाना होता है, गुजर ये जो है एजुकेट इसको बोलते हैं, इसको दोनों को जब ये मिलेगी तो यहीं पर आकर के वो इजैकुलेटरी डक्ट बन जाएगी, और यहाँ पर बन करके वो प्रोस्टेट ग्लैंड होंगे, तो यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह वो निकालेंगे, दो तरह का वो भी निकालेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन और हार्मोन और प्लस प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी वहां से निकलेगा, और वो उसमें वो शामिल हो जाएगा। और ये शामिल होने के बाद जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ बल्बोयूथेरल ग्लैंड है, वो भी कुछ सिक्रेशंस जो मिल्की टाइप का होगा और जो उसको लिब्रिकेट करेगा, तो लिब्रिकेट करने के काम के लिए ही होगा। तो ये सब चीजें यहाँ से मिलेंगी उसको, और तब ये आकर के और फिर यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ से निकल जाएगा। ये दिस इज द प्रोसेस। तो यूरेथ्रा से वहीं से निकलेगा, तो प्रोस्टेट इसमें शामिल है, सेमिनिकल वेसल शामिल है, और प्रोस्टेटिक फ्लूइड शामिल है, और प्रोस्टाग्लैंडिन शामिल है। बल्बोयूथेरल से केवल सीक्रेट उसके लिए लुब्रिकेशन के लिए निकलता है, लुब्रिकेशन के लिए निकलता है, और इसका कोई वहां पर रोल नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, देखिए कंट्रीब्यूशन ये है कि ये जो मिला बना वो स्पर्म नहीं बना, वो सीमेन बना, उसको सीमेन बोलेंगे। और स्पर्म, उसमें स्पर्म का जो टेस्टिस का काउंट है केवल 5% है। इपिडाइडिमिस जो हमने ये बताया था, ये प्रोसेस, ये वाला तो 3 हफ्ते यहाँ लगेंगे, तो ये इपिडाइडिमिस का रोल है केवल 12%। वाइस डिफरेंस जो आगे यहाँ चला गया, ये वाइस डिफरेंस है, वाइस डिफरेंस रोल जो है 3% है। सबसे अधिक सेमिनल वेसिकल का है रोल 60%। प्रोस्टेटिक जो है सिक्रेशन है 20% लगभग। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है यहाँ से निकलेगा, और देखिए फ्रक्टोज, कैल्शियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, ये सब इससे निकलेंगे, किससे? सेमिनल वेसिकल से, ये सेमिनल वेसिकल से। इसीलिए कभी कभी जब कभी किसी रेप केस की मतलब टेस्ट होता है, तो उसमें फीमेल के अगर वेजिनल ओपनिंग में कहीं वो फ्रक्टोज पाया जाता है, तो ये माना जाता है, ये है, हालांकि टेस्ट फाइनल टेस्ट नहीं है, लेकिन फ्रक्टोज क्योंकि यही निकलता है और कहीं फीमेल में होता ही नहीं, तो यहाँ से फ्रक्टोज जो है, तो फ्रक्टोज वहां पाया जाता है। ये इज ऑल्सो वन ऑफ द टेस्ट, लेकिन वो कंडीशनल है, कोई जरूरी नहीं कि वो हो, वो एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। बट क्योंकि यहाँ और कहीं फ्रक्टोज हो नहीं, यही सेमिनल वेसिकल से वो फ्रक्टोज निकलता है यहाँ से। तो ये इसका पीएच है, वही है जो रक्त के आसपास का पीएच 7.4, ये भी इसका है, ये भी क्षारीय है, एल्कलाइन है। अच्छा, तो अब ये जो है, ये हमारा स्पेशलाइज्ड से बना है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बना हुआ है, जो जिनका लेंथ बढ़ सकती है और घट भी सकती है, तो ये उसी के बना हुआ है। तो इसमें जो बाहर वाला होता है वो देखिए ग्लैंस पेनिस कहलाता है, ये जो एरिया है ग्लैंस पेनिस कहलाता है, और यहाँ पर इतना एरिया में लास्ट में टिप बारे पर फोरस्किन ओपन रहती है, इट इज नॉट, ये यहाँ अटैच नहीं रहती है, तो ये आगे आ सकती है और इसको पीछे भी जा सकते हैं। तो कहीं कहीं किसी समुदाय में इस पूरे उसको फोरस्किन को हटा दिया जाता है, और इसको उसी को बोलते हैं खतना, या क्या है कैस्ट्रेशन, क्या कुछ होता है, तो उसी को बोलते हैं खतना, जो बोलते हैं वही है। तो ये दिस इज द फंक्शन ऑफ। अब इसमें जो है, तो इसमें हार्मोनल रोल समझ में आ गया आपको, और उसके बाद वो बता दिया गया, साइज भी बता दी गई आपको, जो उसका साइज वो देखिए, वो जो एक बता दूं थोड़ा सा ध्यान में रहे, ये देखिए, दिस इज द साइज ऑफ, दिस इज द शेप, ये देखिए, ये बनता है, ये हमारा स्पर्म इस तरह होता है, ये टेल है उसकी, ये टेल हिलती रहती है, ठीक है। दिस इज द नेक, दिस इज द प्लाज्मा, ये वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ है, एक्रोसोम यहाँ पर है, और ये न्यूक्लियस ही जाता है, ठीक है। और ये जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको ब्रेक करने में काम देती है, कि जो वहां पर
उसका होता है बाहर, तो वो बहुत ऐसा एसिडिक होता है जो उसको नष्ट करता है। तो इसको भेदने के लिए ये होता है ये, और ये बस केवल न्यूक्लियस ही जाता है और सब भाग नहीं रह जाता, अंदर नहीं जाता है। ओवा के अंदर कोई और नहीं जाता, केवल ये सब केवल न्यूक्लियस जाता है बस, जो क्रोमोसोमल मटेरियल लिए रहता है, यही क्रोमोसोम्स वहां पर होते हैं। दिस इज द सिस्टम ऑफ हेड, नेक और मिडिल पीस और टेल, ये इसका होता है। कंटेन्स elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure, acrosome. acrosome ये से होता है, ये वाला, यही उसको मिलता है। The acrosome is filled with enzymes that help fertilization of the ovum. जो एंजाइम्स होते हैं वही उसको ओवम को फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। मिडिल पीस जो है वो केवल माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो एनर्जी देने के लिए, और ये सब पूरा, और इसमें कहीं कोई पार्ट किसी का नहीं होता, ये सब केवल एनर्जी देने के लिए है, मोटाइल बनाने के लिए, तेज करने के लिए बस मिडिल पीस है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक पॉइंट है, लेकिन ये सब केवल आपको एनर्जी के माध्यम से हिलते हैं और ये आगे बढ़ते हैं और करोड़ों की संख्या में जाते हैं। इनका वो है कई करोड़ है, मतलब आप समझ लीजिए। अब इसका संख्या क्या होनी चाहिए, तो 60 से 100 मिलियन प्रति ml आवश्यक है। जो इसकी संख्या होनी चाहिए 60 to 100 मिलियन पर ml, और अगर 10 मिलियन प्रति ml है ऑफ सीमेन तो इनफर्टिलिटी है। और इसकी जो मोर्टेलिटी होनी चाहिए, सक्रियता होनी चाहिए, वो 80% होना चाहिए। अगर 10% है तो इनएक्टिव है, इनफर्टाइल है। एक इजेकुलेशन में लगभग 20 से 30 करोड़ स्पर्म होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, मैचुरेशन एंड मोटिलिटी होती एपिडाइडिमिस में, स्टोरेज भी एपिडाइडिमिस में होता है, और अगर डेथ भी होगी तो भी एपिडाइडिमिस में अधिकांशतः। फ्रक्टोज is provided by seminal vesicle. कैल्शियम, कलर, स्मेल, जो भी स्मेल आती है वो प्रोस्टेटिक ग्लैंड से आती है, उसके देर होता है, ठीक। ये उसके बारे में है, और कोई बहुत इसमें बल्बोइथ्रोल का कोई काम लुब्रिकेशन का है और कुछ नहीं है। समटाइम्स इट इज सेड कि विड्रॉल मेथड इज नॉट गुड, कभी कभी उसमें फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है और कंसीविंग भी हो जाती है। तो ये उसमें एक कहना था। तो दिस इज ऑल जो मेल के बारे में था। फीमेल के बारे में हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, उसमें भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उसमें साइकिल इज मोर इम्पोर्टेंट, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, और तो ही है। इसका ये जो है चैप्टर मुझे लगता है शायद खत्म हो गया है, इसमें और कोई पॉइंट तो है नहीं। टाइम बता दिया आपको, 75 डेज दे, देखिए ये पूरा होंगे, ये वाला है। रंगहीन है, दूधिया अपारदर्शी है, मात्रा ये होनी चाहिए 3.5 ± 1.5 ml, अम्लीयता 7.4 है, ये 80% उसके मोटिलिटी मानी जाती है, यहाँ तक है। दिस इज ऑल। तो इसको जो है लोग